हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। ठीक है। हो जाता है ये तो। बस एक दो मिनट में स्टार्ट करते हैं। 2024 का पेपर शेयर किया है, उस पेपर से ही। ठीक है। तो हम ब्रॉड क्या करने वाले हैं? एक ब्रॉड अप्रोच देखेंगे केस स्टडी का क्या होना चाहिए, है ना। फिर परसों, कल या परसों हमारा सेशन होगा जहां हम बस इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे फोकस करेंगे, क्या क्या अलग टाइप हो सकते हैं इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के। फिर नेक्स्ट सेशन में देखेंगे हम बस इथिकल इश्यूज और इथिकल डायलेमा का, और फिर ऑप्शनल ऑप्शंस और कोर्स ऑफ एक्शन। और फिर जो ब्रेनस्टॉर्म करेंगे केस स्टडीज होलिस्टिकली देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो, कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूँ जो बार बार सिलेबस की बात करते हैं, है ना। स्क्रीन विजिबल है, दिख रहा है ना ये? तो स्टेक होल्डर्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बहुत बार इंट्रोडक्शन के बाद स्टेक होल्डर्स लिखते हैं लोग, तो ये नेसेसरी नहीं है, स्पेशली तब जब ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसे अगर तुम देखो 2022, है ना, 2024 का पेपर देखो। इन जनरल ही इथिक्स का पेपर बहुत लेंदी होता है। फर्स्ट, ये तो एक तो फिफ्थ पेपर है 3 दिनों में। ठीक है, ऑलरेडी लेंदी होता है। बाकी जीएस में ना प्रिपेयर्ड हो सकते हो। इथिक्स में केस स्टडी जो है वहाँ एक लेवल तक प्रिपेयर्ड हो सकते हो, लेकिन नई केस स्टडी आएगी हर बार, तो पढ़ना तो पड़ेगा। और जितनी बड़ी दे रहे हैं वो, ये 2 सालों में स्पेशली बहुत बड़ी केस स्टडीज दी थी। ठीक है, एक सेकंड बस। ठीक है। तो ये पेपर लेंदी ही होता है। टाइम मैनेजमेंट का इशू इन जनरल ही आंसर राइटिंग में तुम्हें फेस हो रहा होगा अभी, तो केस स्टडी में तो लगना ही है टाइम, है ना। और एक इशू क्या है कि जैसे ऐसे इग्नोर करते हैं हम, है ना, ऐसे वैसे ही केस स्टडी को कोई भाव नहीं देता जल्दी। राइटिंग भी करते हैं तो केस स्टडी की बहुत लेट करते हैं इन जनरल। तो हम अगर अभी प्रैक्टिस कर ले, प्लस हमें एक आइडिया आने लगे, हम जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते जाएंगे अब रेगुलर सेशंस, तुम्हें ऑलरेडी आइडिया आ जाएगा, है ना। प्लस लिखते भी आएगा जब तुम प्रैक्टिस करते जाओगे रेगुलरली। ठीक है। तो स्टेक होल्डर्स इंट्रोडक्शन के बाद लिखते हैं। ये लिखना ना लिखना डिपेंड करता है, एक हमारे पास टाइम कितना है, दूसरा हमें आता कितना है, क्वेश्चंस कितने पूछे हैं वगैरह। तो अगर बहुत कम क्वेश्चंस पूछे हैं तो 3 साढ़े 3 पेज भरना चैलेंजिंग है। तब हम लिखेंगे एक तो स्टेक होल्डर्स। अदरवाइज अगर हमारे पास कंटेंट नहीं है, हमें आता नहीं है ज़्यादा, तो स्टेक होल्डर लिख के जगह देंगे। इससे फ़ायदा क्या है कि हर 6 की 6 केस स्टडी में स्टेक होल्डर नहीं लिखेंगे। ठीक है। अभी स्टेक होल्डर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, हम बस लिखना एक फॉर्मेलिटी बन रही थी अभी तक। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं, एस्पिरेंट्स जो है, वो इसका रिलेवेंस उतना नहीं समझते हैं जितना उसका है। स्टेक होल्डर क्यों लिखते हैं हम, क्यों? क्योंकि स्टेक होल्डर क्या है ये दिखाना, ये पर्पस नहीं है। पर्पस है उन सब स्टेक होल्डर्स के इश्यूज रिजॉल्व करना, है ना, उनके इंटरेस्ट जो है वो फुलफिल करना। तो एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होनी चाहिए इथिकल टर्म्स में। इसलिए स्टेक होल्डर्स इंपॉर्टेंट है।
अब स्टेक होल्डर्स अगर मैं ना भी लिखूं तो भी मैं उनके इश्यूज, इथिकल इश्यूज में, इथिकल डायलेमा में, ऑप्शंस में, कोर्स ऑफ एक्शन में जो भी क्वेश्चन पूछे वहां एड्रेस करने ही वाला हूँ। तो इनडायरेक्टली स्टेक होल्डर एड्रेस कर ही रहे हैं हम, उनका रेफरेंस आने ही वाला है। ठीक है। इसमें कुछ होते हैं एक विजिबल स्टेक होल्डर्स, कि हाँ वो क्लियरली दिख रहे हैं। कुछ इनविजिबल होते हैं, इनविजिबल या फिर डायरेक्टली मेंशन नहीं है, क्लियरली मेंशन नहीं है। तो इसमें क्या है, जनरली गवर्नमेंट रहता है ना, सोसाइटी रहती है, और लेट से कोई ऑफिसर है, तो ऐसे फेलो ऑफिसर्स होंगे या फेलो गवर्नमेंट सिस्टम का पार्ट होने वाले ऑफिसर्स होंगे, है ना, जिनका यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं केस स्टडी का। या तो हो सकते हैं लेट से फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं इनविजिबल, या हो सकते हैं रिलीजियस लीडर्स, टीचर्स, जिनका इन शॉर्ट सोशल इन्फ्लुएंसर विच विल हेल्प अस जनरेट अवेयरनेस और चेंज एटीट्यूड, है ना। एटीट्यूडिनल चेंज बहुत एक थीम है केस स्टडी की, कि कोई चीज़ का एटीट्यूड है वो बदलना है। तो क्या करते हैं हम, अलग अलग ऐसे इन्फ्लुएंसर ढूंढते हैं केस स्टडी स्पेसिफिक। अब रूरल एरिया है तो अलग होंगे, है ना। फिर एसएचजी मेंबर्स भी बन सकते हैं, एनजीओ आ सकती है। तो जो दिया है सिनारियो उस हिसाब से हमें दिमाग लगाना है, ये प्रिपेयर्ड रह सकते हैं हम इसमें, है ना। केस स्टडी है क्या, केस स्टडी कुछ नहीं है, एक रियल लाइफ, है ना, सिनारियो है जहां तुम ऑफिसर होते तो तुम क्या करते, ये देखा जा रहा है। ठीक है। अब इसमें गलत फहमी क्या है हमें, गलत फहमी ये है हमें कि बस यहाँ इथिक्स चेक किया जा रहा है। तो नहीं, इथिक्स एक पार्ट है इसका, तीन पार्ट्स होते हैं, ये तीन पार्ट याद रखना हमेशा, और यही दिखेगा तुम्हें। दूसरा है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इथिक्स क्यों, एक इथिक्स है ब्लैक एंड व्हाइट वाला इथिक्स, कि करप्शन कर कर रहे हैं, है ना, या कुछ वायलेंस हो रहा है, वो तो क्लियर ब्लैक एंड व्हाइट है, अनइथिकल है। दूसरा है ग्रे वाला इथिक्स, कि यहाँ मैं सब नहीं कर सकता बेस्ट, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज होने वाला है ना। तो जैसे जो आज केस स्टडी हम देखेंगे फार्मर्स की, वाटर रिलेटेड केस स्टडी है, तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज होगा। आइडियली तो पानी होना चाहिए सबके पास, लेकिन पानी है ही नहीं, तो एज एन ऑफिसर, है ना, आइडियल तो नहीं हो सकता। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि अब जो सिनारियो है, जो रिसोर्सेस हैं, उसमें कैसे सॉल्व करें प्रॉब्लम, तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें हम एक्नॉलेज करते हैं रियल वर्ल्ड सिनारियो को। आइडियल लेवल में क्या होगा, डाउरी बिल्कुल नहीं लेना है, प्रैक्टिकल में भी नहीं लेना है हमें, लेकिन एटलीस्ट एक्नॉलेज करेंगे कि भाई हाँ, डाउरी ले रहे हैं क्यों, क्योंकि उसके पीछे कुछ रीजंस है ना। तो वो रीजंस हटाने पे भी फोकस होता है रादर देन सीधा पनिशमेंट। ठीक है। और तीसरा एंगल है जीएस का नॉलेज, है ना, वो यूज करना। क्यों, क्योंकि जीएस के रेफरेंस वाली केस स्टडीज आएंगी इस साल, काफी आई हैं वैसी। ठीक है। तो ये तीन चीजें, ये तीन चीजों पे हमें काम करना है। उसमें से मेरे मेरे ओपिनियन में इथिक्स जो है वो इजीएस्ट है। क्यों, क्योंकि एक बार तुम इथिकल थेरीज सीख लो, है ना। थेरीज क्या है, यूटिलिटेरियनिज्म है ना, डिओन्टोलॉजी है, मीन्स एंड्स है, वही घुमा फिरा के वही वही चीजें होंगी। कॉमन गुड है, अलग अलग थेरीज, इथिकल वैल्यूज, वैल्यूज या प्रिंसिपल्स बोल लो, इंटीग्रिटी, कंपैशन, रूल ऑफ लॉ वगैरह। और तीसरा ऐसे फिलोसोफर्स या उनके नाम रेफरेंस है, गांधी जी सोशल सेवन सिंस जो बोलते हैं हम, फिलोसोफर्स या थिंकर्स, उनका रेफरेंस देके कुछ बताना, ये इथिक्स हो गया। अब इथिक्स क्यों चाहिए, है ना, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग दे रहे हो एज अ ऑफिसर, तो इथिक्स क्यों चेक कर रहे हैं वो वहां पे, वो देख रहे हैं कि आपका अप्रोच क्या है डिसीजन मेकिंग का। क्या आप कुछ इथिकल जस्टिफिकेशन से करते हो या रैंडमली डिसीजन ले रहे हो। अब वो डिसीजन सही है कि गलत, है ना। सही डिसीजंस भी दो तीन हो सकते हैं, ठीक है, केस टू केस वेरी हो सकते हैं, लेकिन इथिकल बेसिस है कि नहीं उसके पीछे, ये चेक कर रहे हैं।
ठीक है, ये है तो वो देखेंगे कि हाँ इसका मतलब यूनिफॉर्मली तुम सब जगह ऐसे सोचोगे। केस स्टडी तो 6 ही दे रहे हैं वो, 6 केस स्टडी में ही चेक कर रहे हैं तुम्हारा अप्रोच क्या है। तो इन 6 केस स्टडी से दे आर जस्ट गेटिंग एन आइडिया कि हाउ डू यू अप्रोच, है ना, व्हेन अ रियल लाइफ प्रॉब्लम कम्स इन फ्रंट ऑफ यू। तो 6 केस स्टडी में तो उनको उस छः वही 6 केस स्टडी तुम्हारे लाइफ में आएंगी ये भी जरूरी नहीं है, तुम्हारी पोस्टिंग और कौन सा ऑफिसर बन रहे हो, लेकिन तुम्हारा अप्रोच वो देख रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर है। एक तो स्टेक होल्डर का है, दूसरा ये 3 सिनारियो होंगे, इनका कैसे यूज करना है ये बताऊंगा मैं। फर्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 याद रख लो, है ना, ये 3 फ्रॉम मतलब ये 3 फाउंडेशंस है केस स्टडी सॉल्विंग के, ये मेरे ओपिनियन में जो मैंने देखा है। वो कैसे मैं दिखाऊंगा, उसमें से इथिक्स तो तुम जो पढ़ रहे हो उसी का यूज करना केस स्टडी में, टू राइट मेरिट डिमेरिट, टू राइट जस्टिफिकेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन दैट यू टेक, है ना। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब ये बहुत लोगों को नेचुरली नहीं आता है ना। कुछ लोग, हम ऐसे इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, या एक डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है तो हम फंस जाते हैं, हमें नहीं पता होता करना क्या है। तो ये सीखना पड़ेगा जिनको नहीं आता है। और जीएस का नॉलेज इट विल कम विथ टाइम, है ना, टाइम के साथ जीएस जितना पढ़ोगे, और ऑप्शनल भी, जीएस 1 2 3 ऑप्शनल, उनका नॉलेज काम आएगा। ठीक है, वो कैसे अलग अलग केस स्टडीज में हम रेगुलर बेसिस पे देखेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेबस। जो सिलेबस का तुम्हें रेगुलरली देखने बोला है, उसका पर्पस ये भी एक है कि केस स्टडी देखते ही तुम्हें ये क्लिक होना चाहिए कि ये किस चीज़ की है, ये क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की हो सकती है कि मुझे कुछ पर्सनल बेनिफिट्स के लिए कोई कुछ कर रहा है अगर, या करवा रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना। दूसरा क्या है, फियर और फेवर, कि भाई तू ये कर दे नहीं तो तेरी ट्रांसफर कर दूंगा, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा, ये जो है ये फीवर फियर है। फेवर क्या है, अच्छी पोस्टिंग देंगे, है ना। उसके बाद क्या है कि तुम्हें या तो ब्राइब हो सकती है, या तुम्हें लैंड खरीदवा देंगे अच्छी जगह, तो ये एक है। फिर क्या है, सोशल इशू वाली एक केस स्टडी रहती है। सोशल इशू क्या है, माइग्रेंट का पूछा हुआ है। ठीक है, अभी वाटर इशू आ चुका है अभी, फार्मर्स रिलेटेड। ठीक है, ये सिलेबस है ना, 10 मार्कर में एक ही सिलेबस का क्वेश्चन होगा मोस्टली, लेकिन केस स्टडी में देर विल बी 3 to 4 डिफरेंट सिलेबस पॉइंट्स ऑफ एथिक्स, है ना, जो इंटरलिंक्ड होंगे। तो सोशल इशू इसमें क्या है, चाइल्ड लेबर भी आया था, है ना, फायर क्रैकर इंडस्ट्री में। तो ऐसे इश्यूज आते रहेंगे। ठीक है, ये एक है। दूसरा क्या है कि मिस्टेक हो गई है, या वर्क कल्चर वाली है, कि है ना सबॉर्डिनेट काम नहीं करते, या डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, महिलाओं की डिसरिस्पेक्ट हो रही है, सेक्सुअल हरासमेंट वाला है, वो एक हो सकता है। फिर आता है इमोशनल इंटेलिजेंस, कि भाई, है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब कैसे, या तो वर्क कल्चर में इमोशनल इंटेलिजेंस कि तुम मिसट्रीट कर रहे हो, गुस्सा हो रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, एंड सो ऑन, या जनता पे कर रहे हो, ये भी केस स्टडीज देखेंगे तो। और एक मैंने जो बोला इम्पोर्टेंट, एटीट्यूडिनल चेंज। अब जो सोशल इश्यूज है ना, डाउरी, या फिर गर्ल्स एजुकेशन, या फिर ये मतलब वुमेन को जो ट्रीटमेंट मिलती है, तो पेट्रियार्कल एटीट्यूड, तो अलग अलग चीज़ों का एटीट्यूडिनल चेंज, ये सारे सिलेबस पॉइंट है, इसी के रेफरेंस में कहीं ना कहीं मिलेगी केस स्टडी। ठीक है, इसलिए 2 बेसिक्स हैं जो इंस्टेंटली आइडेंटिफाई करने, लिखे या ना लिखे, हम स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करने हैं और सिलेबस। स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करने से उनमें से हर स्टेक होल्डर का जो भी इंटरेस्ट है वो हम एड्रेस कर पाएंगे। ठीक है, अब और एक चीज जो है, तो एक क्या रहेगा कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सोचना। बहुत बार क्या होता है, हम केस स्टडी में जो दिया है इमीडिएट टर्म होता है, वो इमीडिएटली कुछ सिचुएशन दी होती है तो वो एड्रेस करते हैं, लेकिन एक सिविल सर्वेंट है ना, लॉन्ग टर्म उस सिचुएशन को आने ही नहीं देना, या रिफॉर्म कैसे लाना इसकी भी थिंकिंग रखता है वो, या तो वो वर्क कल्चर हो, या वो एटीट्यूडिनल चेंज हो, जो भी एंगल हो, जो भी केस स्टडी हो, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बहुत क्लियरली, मतलब अलर्ट रहना है इसके लिए। ठीक है, ये एक चीज है। फिर क्या है, रियल लाइफ
सिनारियो से कहीं पे अगर केस स्टडी मैच हो रही है तो वो लिखना है हमें। रियल लाइफ सिनारियो, रियल लाइफ टच देना है। कैसे देंगे? या तो हम करंट अफेयर्स का टच देंगे, ठीक है। करंट या तो बहुत करंट हो सकता है, या टिपिकल ट्रेंड हो सकता है कि हाँ ये चल रहा है, करंट अफेयर्स का ट्रेंड, या जनरल ट्रेंड है ऐसा, ठीक है। ये दे सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं हम? बेस्ट प्रैक्टिसेस लिख सकते हैं किसी उस केस स्टडी के लिए, है ना। दूसरा, हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिख यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तुम ऑफिसर बन के वही करने वाले हो, ठीक है। तो आई होप ये स्पीड ठीक है। ये कैसे करना है आगे मैं दिखाऊंगा केस स्टडी में। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कैसे करना है, इसका सेशन नेक्स्ट सेशन होगा डिटेल में, बस उसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन क्या डिफरेंट मेथड्स पॉसिबल है, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, लीडर्स, अगर किसी पॉलिटिकल सोशल किसी लीडर ने कुछ किया है, जैसे एम एस स्वामीनाथन, उनका रेफरेंस दे सकते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, तो बड़े बड़े लोग जो हैं जिन्होंने कुछ किया है, रोल मॉडल्स सॉर्ट ऑफ, उनका कोई लेना देना है अगर केस स्टडी से, वो लिख सकते हैं, ठीक है। बुक्स, मूवीज, अगर कोई प्रोमिनेंट मूवी या बुक है उससे रिलेटेड, तो उसका रेफरेंस दे सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि तुम मैकेनिकली बस इथिकल कीवर्ड्स लिख रहे हो, उससे अच्छा है कि तुम ये सब सिनारियो दे के उसको एक थोड़ा नेचुरल फील दे रहे हो कि ये नेचुरली एड्रेस कर रहे हैं हम, ठीक है। तभी वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग लगेगी। इथिक्स तो क्या है? कंपैशन, इंटीग्रिटी, ये वर्ड्स लिखना, डिओन्टोलॉजी, ये इथिक्स है, ठीक है। वो एक लेवल के बाद ना वो भी पक जाएगा, उसको भी मजा नहीं आएगा पढ़ने में। क्यों? 3 घंटे बस नॉन स्टॉप इथिकल वर्ड्स लिखे जा रहे हो, पब्लिक ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। तो हाँ लिखना तो है, लेकिन सही जगह सही वर्ड्स लिखने हैं। और उसके बाद ये जो है जीएस का नॉलेज दिखाना। जीएस के नॉलेज में क्या आ सकता है? कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ सकती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, ठीक है, ये आ सकते हैं। फिर कोई कमिटी है, अगर कमिटी ने कोई रिकमेंडेशन दिया है उस इशू पे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जीएस के कीवर्ड्स। जैसे डिओन्टोलॉजी इथिक्स का कीवर्ड है, वैसे जीएस के कीवर्ड्स आने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया। फिर डेटा आना चाहिए, है ना। फॉर एग्जांपल साइबर क्राइम की केस स्टडी है, तो तुम ये दिखा दोगे कि देखो, ये इंट्रो कैसे दिखाना है ये बात करेंगे तब बताऊंगा, लेकिन बता सकते हो इन जनरल ट्रेंड क्या है। ये जनरल ट्रेंड लिखा है ना, कि हाँ भाई ये स्पेसिफिक केस स्टडी है, लेकिन इन जनरल ट्रेंड में ही इंडिया के लिए बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इतने परसेंट हो रहा है वगैरह, कोई ये दे दो रेफरेंस कि कौन से रिपोर्ट से आया है, कौन से कमिटी ने कौन से डॉक्यूमेंट में दिया है वगैरह। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कोर्ट्स। अब कोर्ट्स दो टाइप के होंगे, इथिक्स के भी होंगे, है ना, और जीएस के भी होंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल साइबर का है, नक्सलिज्म का है, वाटर की केस स्टडी है, चाइल्ड लेबर की केस स्टडी है, तो उसके चाइल्ड रिलेटेड कि चाइल्ड कैसे भविष्य है देश का, ये वाला कोट लिख दो, तो ये एक ग्रेविटी दिखानी दिखानी होती है कि देखो देखो कितना इम्पोर्टेंट है ये एस्पेक्ट। तो ऐसे ये सब मसाला चाहिए होगा, ठीक है। ये कंटेंट चाहिए होगा हमें मोर और लेस। इसके अलावा नेक्स्ट एस्पेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, कि सॉल्यूशन जब दे रहे हो ना, बहुत बार हम क्या होते हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट में सोचते हैं। हम ऐसे एंग्री, एकदम एग्रेसिव ऑफिसर होता है ना कि नहीं सही करेंगे, तो हम क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट मेजर जो होता है ना वो देते हैं। तो या तो मिडल पाथ वाला मेजर, है ना, या तो कोई अच्छा अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो सकता है आउट ऑफ द बॉक्स, है ना, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। या तो कोई सॉल्यूशन होता है वो एक फेज्ड अप्रोच होती है कि पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, फिर ये नहीं वर्क किया तो एंड में स्ट्रिक्ट मेजर। तो ये एक होता है कि तुम अच्छी चीज करने के लिए क्या क्या तरीके यूज करते हो, है ना। ये इम्पोर्टेंट है। तो ये सॉल्यूशन में प्लस बहुत बार हम ये भी नहीं करते। अब तुम जिस सिचुएशन में होते हो ना एज अ ऑफिसर, तो एक एग्जांपल क्या है कि कंसल्ट करना पड़ेगा बहुत बार,
तो ये हम देते ही नहीं है ऑप्शन कि मैं कंसल्ट करूंगा। अब रिलीवेंट लोगों से, जो भी रिलीवेंट लोग होंगे, रिलीवेंट या तो आउटसाइडर्स या तो सिस्टम में जो है अथॉरिटीज, रिलीवेंट अथॉरिटीज, एक कंसल्ट वाला एक ऑप्शन रहता है, रिपोर्ट वाला एक ऑप्शन रहता है कि रिलीवेंट अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना। तो ये अलग अलग केस स्टडीज में हम देखेंगे तो एक पैटर्न बन जाएगा, इजी होगा हमारा काम। ठीक है, ये एक याद रखना, सॉल्यूशन की बात है वो। अब ये सारी चीजों की डिटेलिंग जितनी केस स्टडीज देखते जाएंगे समझ आएगी। ठीक है, फिर इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगेन हम ना अपसेंट माइंडेड होके मैकेनिकली लिखते हैं केस स्टडी। बहुत अलर्ट रह के पढ़ना है, एग्जैक्टली क्या पूछा है, एग्जैक्टली तुम कौन हो। तो अब हु आर यू इन द केस स्टडी, हु आर यू के साथ साथ सिनारियो क्या दिया है, कहाँ का दिया है, हर चीज। लेकिन तुम कौन हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं एक आम आदमी हूं तो मेरा कोर्स ऑफ एक्शन और मेरे ऑप्शंस बदलेंगे, है ना। मैं एसपी हूँ तो मेरा कोर्स ऑफ एक्शन बदलेगा, है ना। मैं अगर डीएम हूँ तो बदलेगा, मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ तो बदलेगा, मैं एक सरपंच हूँ पंचायत का तो बदलेगा, मैं डीजीपी हूँ, चीफ सेक्रेटरी हूँ। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द solutions or options that you give should be in proportionate or should be logical as per your post। आपका jurisdiction क्या है, आपकी पोस्ट क्या है, पोजीशन क्या है, पावर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये इसको लेते हुए और फिर आप उसके अराउंड आप किस किस से हेल्प ले सकते हो या सपोर्ट सीख कर सकते हो, कोऑर्डिनेट कर सकते हो गवर्नमेंट सिस्टम में और बाहर, ये अवेयरनेस रख के करना है। ठीक है, इसका भी एक आइडिया अभी दे दूंगा आज के ही एक केस स्टडी में। ठीक है, तो ये एक चीज है। फिर इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेस, आपके सबॉर्डिनेट हो, मीडिया हो, एनजीओ, एसएचजी, है ना, और किसी तरीके इन्फ्लुएंसर्स, आपके सीनियर्स हो, है ना, दूसरा डिपार्टमेंट हो, कोई दूसरे कोई ऑफिसर्स हो, तो रिलीवेंट तरीके से इन सब रिसोर्सेज, ये हो गया ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, दूसरा क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो होते हैं, और कोई रिसोर्स है, लेट्स से फाइनेंशियल रिसोर्स है, कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम है, ऑलरेडी है, हमें पता है, रूरल एरिया की क्वेश्चन की स्टडी दी है अगर, तो तुम्हें जो पता है रूरल एरिया की सेटिंग में गवर्नमेंट कौन से प्रोग्राम्स लाती है, एग्रीकल्चर का है कोई तो कौन सा प्रोग्राम है, तो इन प्रोग्राम का रेफरेंस देना है हमें। ठीक है, तो ये ब्रॉड चीजें हैं जिसके अंदर ही आएगी, और थोड़ा थोड़ा इनोवेशन होते रहेगा केस स्टडी टू केस स्टडी। अभी तक इतने में कोई डाउट है किसी को? तो चलो, इसमें से कोई डाउट है तो बताओ, और तुम्हें क्या क्या इश्यूज फेस होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज रहेगी जो फोकस रहता है मेरा हमेशा, टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत डिफिकल्ट काम है। अभी क्या है, अगर लेट से हम जब स्टार्ट करते हैं ना, हम सब का फोकस क्या होता है कि पता ही नहीं कैसे सॉल्व करना है। फोकस रहता है सॉल्व करने पे, कितने टाइम में कर रहे हो ये फोकस ही नहीं रहता है। लेकिन आखिरी में 6 केस स्टडीज होंगी, ठीक है, 120 मार्क्स। पहले 25 की भी आती थी, अब 20 मार्क्स की ही आ रही है, ये चेंज हो सकता है थोड़ा बहुत। और आपको मिलते हैं 15 मिनट पर केस स्टडी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनिशियली ये स्टिक नहीं, ये नहीं कर पाओगे तो इट्स ओके, बट लॉन्ग टर्म ये गोल है कि अच्छा आंसर वो है जो 15 मिनट में आए। ठीक है, 25 मिनट में बहुत अच्छा आंसर लिख दिया तो कुछ यूज नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, हाँ, जीएस जैसे देखो, केस स्टडी इथिक्स हम क्या करते हैं ना, इथिक्स केस स्टडी समझ के ऐसे भूल जाते हैं कि ये कुछ नहीं है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है रियल लाइफ सिनारियो की। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक पोल्यूशन की केस स्टडी दी है, प्लास्टिक का कोई रेफरेंस दिया है, तो मैं डेटा दूंगा कि देखो इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट ये है, इतना एमिट हो रहा है, इस पे ये इफेक्ट हो रहा है, थोड़ा सा रेफरेंस दूंगा जनरल, दिखाने के लिए कि देखो कितनी बड़ी समस्या है। फिर मैं लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जो है, कि तुम डेली लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस लाओगे, ये मिशन है हमारा, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, तो उसका भी रेफरेंस दे सकते हैं। ये जीएस नॉलेज है, ये इथिक्स में नहीं लिखा है कहीं। इथिक्स की पढ़ाई मतलब इन जनरल जो भी चीजें हो रही हैं उनको इथिकली देख पाना, ये है इथिक्स की पढ़ाई। यही चेक कर रहे हैं, यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं तुमसे कि डेली लाइफ में, एक तो जनरल सिटीजन के, लेकिन ज्यादा सिविल सर्वेंट के लाइफ में,
ठीक है, तो पहले कुछ पॉइंट्स है, तो वहाँ सोसाइटी का एटीट्यूड भी देखते हैं, पर्सनल इथिक्स इन पर्सनल रिलेशनशिप, जनरल इथिक्स दिया है कि इथिक्स के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ह्यूमन वैल्यूज, है ना, अलग अलग जो फिलोसोफर्स है, गुरु नानक है, उनके इसमें इथिक्स क्या है, ये सब जनरल दे दिया पहले। फिर आते हैं वो असली इस पे कि चलो पब्लिक सर्वेंट के लाइफ में इथिक्स कैसा होना चाहिए। फिर प्रोबिटी, वैल्यूज, डायलेमास, करप्शन, ये सब दिया है। ये सब चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, रियल लाइफ चैलेंजेस है ये। इथिक्स ना ऐसे डिस्कनेक्टेड सब्जेक्ट नहीं है कोई कि बड़ी बड़ी बातें लिखनी है, वो लिखनी है तुम्हें रियल लाइफ सिनारियो में। तो तुम वैल्यू एडिशन देखते हो जो मैं डालता हूँ अगर, तो अभी जैसे एनकाउंटर हुआ है महाराष्ट्र में, ठीक है, तो वो, अब वो एनकाउंटर का नाम लिख के हम नहीं बोल रहे कि वो फेक एनकाउंटर है, लेकिन बहुत हाई चांस है कि वो फेक एनकाउंटर है। अब मुझे नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि मैं उसका नाम ही नहीं लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, फेक एनकाउंटर। उसमें क्या हो रहा है, मीन्स एंड एंड्स, एंड्स माइट बी करेक्ट कि हाँ भाई तुम्हारा क्रिमिनल है, लेकिन मीन्स गलत है, फेक एनकाउंटर, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये कीवर्ड। तो ऐसे कीवर्ड्स, ये जो मैंने बोला ना, यूटिलिटेरियनिज्म, डिओन्टोलॉजी, ये कीवर्ड चाहिए। ठीक है, इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेस मतलब क्या, ऐसे पूछा है, तो देखो मैं ऑफिसर हूँ, मैं डीएम हूँ, हर चीज मैं थोड़ी करने वाला हूँ, है ना, मेरा काम है सिस्टम को काम पे लगाना, है ना, टू गेट थिंग्स डन। तो मेरे अंडर कुछ लोग हैं, मैं मेरे सीनियर से पूछ सकता हूँ, हेल्प ले सकता हूँ ना उससे, अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन है कोई, या मेरे आसपास वाले डिस्ट्रिक्ट से सीख सकता हूँ, मैं उनसे कोलैबोरेट कर सकता हूँ, या कोकोई पैरेलल एजेंसीज होती होंगी दूसरी गवर्नमेंट की, सिक्योरिटी एजेंसी है तो, या डिजास्टर आ गया तो एनडीआरएफ से कोऑर्डिनेट करना। इन शॉर्ट कोई भी इवेंट करना होता है ना अगर, तो हम क्या करते हैं, इवेंट करना है तो डेकोरेशन वाला रहता है, फिर है ना कोई उनसे डांस करने वाला है कोई, तो क्या रहता है, अच्छा ये म्यूजिक, चलो इससे ये ले लो, ये डांस की वीडियोस ऑडियो ले लो, फिर ये म्यूजिक सिस्टम वाला कोई होगा, स्टेज वाला कोई होगा, जो भी है। तो तुम इवेंट प्लानर हो, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम सबको ना काम पे लगा रहे हो सही ढंग से। और तुम उससे भी, अगर तुम इवेंट प्लानर हो, जिनका इवेंट अरेंज प्लान कर रहे हो उनसे भी कोऑर्डिनेट करते हो, वो बताते हैं कि यार ये दिक्कत है हमें, फिर इधर तुम बोलोगे हाँ हाँ हो जाएगा, या तो तुम बोलोगे सर ये रीजन है, इस वजह से ये नहीं हो सकता, इतना ही हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग चल रही है कांस्टेंट, एज अ सिविल सर्वेंट यही कर रहे हो तुम। बस तुम्हारी अप्रोच इथिकल है कि नहीं ये देख रहे हैं, क्योंकि बहुत पैसा, बहुत पावर, बहुत कुछ तुम्हारे हाथ में देना है ना, तो तुम ढंग के इंसान हो कि नहीं, वो अब पेपर से चेक कर रहे हैं, वो कितना चेक कर सकते हैं पता नहीं। तो ये है, तो रिसोर्सेस क्या हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, मेरे सीनियर जूनियर, मेरे कलीग्स, उसके बाद मेरे मीडिया पर्सन्स हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस हो सकते हैं। तो ये भी समझो, पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ना तुम्हारा सीनियर होता है, तो तुम उससे कोऑर्डिनेट कैसे करते हो, वो इलीगल बेनिफिट्स मांगेंगे, इलीगल फेवर्स मांगेंगे, तो तुम डिनाई कैसे कर सकते हो, तुम ये ऐसे एंग्री ये नहीं बन सकते कि नहीं। तो तुम्हें वो कन्वे करना है, इवन वो आर्टिकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज समझ लो, जैसे ऐसे के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट से तीन लोग हैं सेम ही चीज बोल रहे हैं, लेकिन उनका कितना इम्पैक्ट आ रहा है वो आर्टिकुलेशन से तय होता है। वैसे ही सिक्स केस स्टडी में भी एक सेंटेंस भी पावरफुल है अगर, है ना, तो ये आर्टिकुलेशन बहुत काम आता है, इस पे भी हम बात करेंगे कैसे। ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूँ कि स्टडी बहुत बड़ी है, तो एक असाइनमेंट है तुम सबके लिए। अब ये अगेन, ये इनविजिबल चीज है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, लेकिन तुम्हारी केस स्टडी पढ़ के कितने टाइम में होती है, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग टाइम। ऑब्वियसली जल्दी जल्दी पढ़ा बिना समझे वो वाला तो नहीं करना है। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग टाइम कितना है ये नोट डाउन करो। ये जितना कम होते जाएगा ना, उतना तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव होगा। इनिशियली चैलेंज आएगी, तुम्हें पढ़ते समझ ही नहीं आ रहा है पढ़ के, ठीक है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं रिसोर्सेस में। अब लेट से मैं डीएम हूँ, तो या तो ह्यूमन रिसोर्स मैंने बताया, दूसरा गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी होते हैं ना जिनका यूज कर सकता हूँ मैं, आज मैं दिखाऊंगा एक सैंपल। ठीक है, अभी तक कोई डाउट है, और कोई डाउट है दूसरा, इसके अलावा अगर कोई डाउट नहीं है तो दूसरे क्या इश्यूज फेस करते हो तुम केस स्टडी पढ़ते टाइम, एक बार क्विकली चैट बॉक्स में डाल दो। तो देखो, जब तुम्हारी थिंकिंग स्पीड इंप्रूव होगी, है ना,
तब बहुत जल्दी। और एक पैटर्न रहता है, वो पैटर्न भी डिकोड करने में हेल्प करूंगा मैं, बहुत मुश्किल है नहीं। मतलब एक बार सिलेबस पे और कंटेंट पे होल्ड आए अगर स्टैटिक के तो। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ मैंने बोला था सिलेबस आइडेंटिफाई करना, तो सिलेबस आइडेंटिफाई करने से ये बेनिफिट होता है, लेट्स से इमोशनल इंटेलिजेंस का रेफरेंस है मुझे दिख गया, तो उसका कंटेंट मेरा रेडी है। उसका कंटेंट, उसी का मेजर, उसी का सॉल्यूशन लिख के मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ केस स्टडी कैसे देखना है वो मैं बताता हूँ। रीडिंग एंड क्विक कॉम्प्रहेंशन, ये प्रैक्टिस का खेल है। इंस्टेंटली कैसे, क्या क्या एट स्टेक है, तो हम ना थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में करना है हमें अप्लाई। तो इथिकल इशू का जो केस स्टडी का वीडियो है अपलोड किया हुआ, वो देखोगे तो एक सैंपल दिया है तुम्हें कि कैसे स्ट्रक्चर्ड वे में देखना है। वही चीज अभी हम केस स्टडी पढ़ेंगे तो उसमें भी देखते हैं, ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर्ड वे में देख सकते हैं। 250 वर्ड्स इन 3 सब क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मोर देन 250 वर्ड्स, इट्स अबाउट हाउ मेनी पेजेस यू हैव गॉट, और उन पेजेस में मैनेज करना है। ये भी हम देखेंगे कि किसको कितना वेटेज होना चाहिए, ठीक है। और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इंटरप्रिटेशन ये बोला, तो ये एक ही चीज है जो जितनी प्रैक्टिस होगी ना उससे आएगी। यही सारे एस्पेक्ट्स है ना, वही चीज होगी, तो हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे तो ये सॉल्व होते जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और कोई है डाउट? ठीक है, तो बाद में भी, लेट से बाद में डाउट आ रहे हैं जब मैं बता रहा हूँ या ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं तो तब पूछना, ठीक है। तो 2024 का पेपर ओपन कर लो सब लोग एक बार। दो केस स्टडीज हम देखेंगे आज, उसमें से एक ये वाली देखेंगे। केस स्टडी 11, है ना। एक बार तुम भी ओपन कर लो, क्योंकि मैं फिर से वही स्क्रीन वही यूज करूंगा लिखने के लिए। ये कॉम्प्रहेंशन और उसकी बात कर रहे हो ना, इसलिए एक बार ओपन किया है। और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो बताया नहीं था मैंने, वो एक बता देता हूँ कि लर्निंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर के स्टडीज, ठीक है। इससे दो चीजें सीखेंगे हम, एक तो फ्रेमवर्क पैटर्न, अच्छा इस पैटर्न की आ रही है तो वो सीखेंगे, वो तो ठीक है। दूसरा, क्या सॉल्यूशंस लेने हैं, क्या कीवर्ड्स लिखने हैं, वो तुम्हें मिलेगा प्रीवियस ईयर के स्टडी में। तो जैसे इस केस स्टडी से कैसे सीखने मिलता है देखते हैं, एक बार बताता हूँ मैं ये। अब ये देखो, अब ये केस स्टडी नहीं देख रहे हम, लेकिन एक सैंपल दे रहा हूँ, क्या लिखा है यहाँ, ये मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये सॉल्यूशन का पार्ट होगा हम जब लिखेंगे दूसरी केस स्टडी। ये जीएस के भी क्यों, क्योंकि ये नक्सलिज्म की बात है। तो नक्सलिज्म क्या है, जीएस का टॉपिक है, जहाँ पे जीएस नक्सलिज्म के कीवर्ड्स, उसका डेटा, उसका नॉलेज, वो सब काम आने वाला है। तो इसलिए जीएस का नॉलेज है ना बहुत इंपॉर्टेंट। बस इथिक्स 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 लिख के कुछ नहीं होने वाला। अब जो भी पूछेंगे, सॉल्यूशन पूछेंगे किसी चीज का, तो वो जीएस के ही लैंग्वेज में आएगा ना, है ना। हाँ, बस उसका जस्टिफिकेशन और थोड़ा सा सपोर्ट इथिक्स के सिलेबस और इथिकल कीवर्ड्स से आएगा, ठीक है। हाँ, अब ये केस स्टडी है, केस स्टडी क्या दी है। अब मैंने पढ़ी है ऑब्वियसली पहले, लेकिन अब मैं एक बार बताता हूँ कि पढ़नी कैसे है, कब एम्फेसिस देना है, कब इशू दिख रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली पूछा क्या है वो भी मैटर करता है। तो with the summer heat being exceptionally severe this year, the district has been facing severe water shortage, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैज बीन मोबिलाइजिंग हिज सबॉर्डिनेट ऑफिशियल्स। अब मैं सॉरी इंटरप्ट करता हूँ, मोबिलाइजिंग सबॉर्डिनेट ऑफिशियल्स ये क्या है?
इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेस है, कि भाई तुम क्या कर रहे हो, कुछ काम करवा रहे हो सबॉर्डिनेट से, टू कंजर्व द रिमेनिंग वाटर रिजर्व फॉर प्रिवेंटिंग द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम प्लंजिंग इनटू एक्यूट ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस। तो देखो अभी तक कुछ इशू नहीं आया है, सब सही चल रहा है, नॉर्मल है कि भाई हाँ एक इशू है, उसमें तुमने काम पे लगा दिया लोगों को, तो इथिकल इशू आया नहीं है अभी तक। या तो अब क्या होगा, या तो कोई तुम्हारा सबॉर्डिनेट है वो पैसे ले रहे हैं, कुछ गलत कर रहा है, या ये हो सकता है आगे कुछ होगा अनइथिकल या चैलेंजिंग। ठीक है, अलॉन्ग विथ एन अवेयरनेस कैंपेन फॉर कंजर्विंग वाटर। ये क्या है अवेयरनेस कैंपेन, ये है सॉल्यूशन, अगेन मोबिलाइजिंग सबॉर्डिनेट ऑफिशियल्स, अवेयरनेस कैंपेन, ये केस स्टडी में ही तुम्हें सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे अलग अलग चीज़ों के। अब लेट्स से गर्ल्स एजुकेशन है तो भी अवेयरनेस कैंपेन करना है। अवेयरनेस कैंपेन तुम देखो गवर्नमेंट कितनी चीज़ का करता है, करते ही रहता है, क्यों? क्योंकि वो एटीट्यूडिनल चेंज का एक तरीका है, लोगों को इन्फॉर्म इन्फॉर्म करने का, लोगों के ओपिनियन बनाने का एक तरीका है। तो ये अवेयरनेस कैंपेन, अब उसमें तुम हट के कुछ दो, अलग 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 टाइप के अवेयरनेस कैंपेन्स ये देखेंगे हम आगे। स्ट्रिक्ट मेजर्स हैव बीन टेकन, तो अवेयरनेस कैंपेन भी करा रहे हैं लेकिन स्ट्रिक्ट मेजर भी ले रहे हैं। तो देखो भाई जिसको समझ नहीं है, जैसे एक यही मैं बता रहा था कि सॉफ्ट अप्रोच प्लस स्ट्रिक्ट अप्रोच ये जनरली करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। इसका एग्जांपल क्या है, अभी पॉश पॉश जो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस, उसमें पहले वर्कशॉप लेना है, अवेयरनेस जनरेट करानी है। ऐसे एज्यूम नहीं करना है कि नहीं नहीं, ऐसे एज्यूम करना है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है तो उनको समझा दे कि क्या गुड टच है, क्या बैड टच है, क्या हरासमेंट है, क्या नहीं है, दोनों को, वुमेन को भी एज वेल एज मेन, दोनों को समझाना है कि देखो ये है। ये हो गया अवेयरनेस कैंपेन। उसके बाद अगर कोई वॉयलेट कर रहा है, कोई हरेस कर रहा है, तो क्या करेंगे, इमिडिएटली पनिश करेंगे क्या? नहीं, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी एक प्रोसीजर है कि भाई वो इनिशियल ये करेगी, जांच करेगी, वो जांच में अगर गिल्टी दिखता है तो आगे का अब कंपनी के हाथ में नहीं है, फिर आगे कंपनी अपना रिपोर्ट दे देगी, एफआईआर वो सब, और वहां पे आगे चलेगा फिर कोर्ट ऑफ लॉ में, पुलिस, फिर ये सब, समझ रहे हो? तो तुम किस सिचुएशन में हो, तुम्हारा रोल क्या है, ये समझना और कोऑर्डिनेट करना अलग अलग एजेंसी से, और इथिकली अपराइट रहना कि नहीं कुछ भी हो जाए हम झुकेंगे नहीं, लेकिन अल्टरनेटिव भी सोचना दिमाग लगा के कि क्या हो सकता है मिडल पाथ जहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, इथिकल ही लेकिन अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, ऐसे नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट पे नहीं। तो तुम दिमाग लगा के बहुत अलग तरीके से विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हो रहा है, अवेयरनेस कैंपेन हो रही है, स्ट्रिक्ट मेजर्स हो रहे हैं फॉर स्टॉपिंग द ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, विजिलेंस टीम्स, तो ये क्या है, अगेन हैव बीन डिप्लॉयड, ये भी क्या है, एक सोल्यूशन है हमारे लिए कि एग्जाम में कोई भी है ना, एग्जाम में चीटिंग हो रही है, विजिलेंस टीम चाहिए, है ना, पेट्रोलिंग करनी है, ये राइट्स हो रहे हैं, विजिलेंस टीम चाहिए, सिक्योरिटी का कुछ मामला है, विजिलेंस टीम चाहिए। तो यही चीज एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होती है, स्टैंडर्ड अप्रोच होती है गवर्नमेंट सिस्टम में। हम गवर्नमेंट सिस्टम में नहीं है, इसलिए हमें नहीं पता, हम आ गए बस प्रिपेयर करने। तो ये अप्रोच सीखना जरूरी है। ये अप्रोच अब न्यूज़पेपर के अलग अलग न्यूज़ में वो भी दिखाऊंगा मैं, जो 2-3 सेशन है उसमें से एक सेशन में दिखा दूंगा कि देखो न्यूज़पेपर में कैसे ये है, कि हम कैसे सीख सकते हैं न्यूज़पेपर से। ठीक है, कोई भी सिनेरियो आ गया तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या किया जाता है, तो विजिलेंस टीम एक है, तो ये सब हमें जरूरी नहीं है हमें पता हो, तो ये हम एक बार सीख जाएंगे, एक बार उठा लेंगे तो हमें पता होगा यहाँ क्या करना है, तब हम करा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाएंगे। इथिक्स तो हम लिख सकते हैं, वो मुश्किल नहीं है। और उसमें ना बहुत सारी इथिकल थ्योरीज ऐसी होती है कि तुम, वो समझ ही नहीं आता, ग्रे वाला होता है, ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं, तुमने लिख दिया हो रहा है, कोई मना नहीं कर सकता इतना फुल प्रूफ की नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हो रहा। इसलिए कोर इथिकल थ्योरी जो अप्लाई हो रही है वो लिखनी ही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत क्लियर है कि यस ये इथिकल इशू यहाँ है। इसके अलावा पैरेलल तो बहुत कितने भी लिख सकते हो तुम, उसी चीज को घुमा फिरा के अलग अलग कितने भी वर्ड्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या हुआ, विजिलेंस टीम्स भी डिप्लॉय हो चुकी है टू टूर द विलेजेस एंड फाइंड द फार्मर्स हु आर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम डीप बोरवेल्स और फ्रॉम द रिवर रिजर्वायर। तो डीप बोरवेल्स तो और वाटर टेबल नीचे जाएगी, है ना। तो एनवायरमेंटल इशू तो दिख गया, ठीक है, अभी तक वाटर क्राइसिस है तो एनवायरमेंटल इशू है, बाकी कोई इशू नहीं दिखा है अब तक एज सच। फिर क्या है,
द फार्मर्स आर एजिटेटेड बाय सच एक्शन, तो फार्मर्स नाराज हो गए कि क्या है यार, हमारा क्रॉप्स है, हमारे वाटर नीड्स है ना। अ डेलीगेशन ऑफ फार्मर्स मीट्स द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विद देयर इश्यूज एंड कंप्लेंट्स। अब एजिटेटेड, एजिटेटेड क्या है, इमोशन है ना, एजिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, गुस्सा हो गई पब्लिक, तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस का भी टच है इसमें। तो सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस में ना ये होता है टू एक्नॉलेज, वो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन के अलावा दूसरों के इमोशन का अवेयरनेस होता है ना। तो दूसरों के इमोशंस को एक्नॉलेज करना, नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, नहीं नहीं ऐसे कैसे, है ना, पानी पानी ही नहीं है, क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये इसके जगह तुम क्या करोगे, हाँ हम समझ सकते हैं कि भाई हाँ ये दिक्कत है, लेकिन आपके ही बच्चों को पानी नहीं मिलेगा, आपको ही पानी नहीं मिलेगा 1 महीने बाद, हम 3-4 महीने का प्लान कर रहे हैं। समझ रहे हो, तो ये एटीट्यूड कंपोनेंट, कॉग्निटिव तरीके से तुम बता रहे हो, कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या, कि देखो इतना वाटर टेबल है, इस रिपोर्ट में ये बोला है, ये दिक्कत है वगैरह। तो आगे देखते क्या, ये एजिटेशन एक इशू आ गया, वाटर का एक इशू है ऊपर जो एनवायरमेंटल, तो डीप बोरवेल से निकाल रहे हैं ना, एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तो ये इथिकल इशू है। देखो आप जीएस में लिख रहे हैं, हम जीएस 1 में ज्योग्राफी में आता है बार बार, तो इथिक्स में लिख सकते हो तुम, ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, है ना, ये एटीट्यूड दिखाता है लोगों का वाटर कंजर्वेशन की तरफ, है ना। या ओनली 8% रेन हार्वेस्टिंग इन इंडिया, ये क्या है, ये एटीट्यूड है उसके तरफ, ये भी तुम एटीट्यूडिनल चेंज केस में लिख सकते हो। ठीक है, अभी क्या दिया है आगे कि अ डेलीगेशन ऑफ फार्मर्स मीट द डिस्ट्रिक्ट वगैरह, issues and complaints that while they are not being allowed to irrigate their crops, big industries located near the river are drawing huge amounts of water through deep borewells। तो वो कह रहे हैं कि यार हमें तो नहीं दे रहे हो, इंडस्ट्रीज निकाल रही है खुलेआम, है ना। तो आगे क्या दिया है, तो ये एक अनफेयर, है ना, अनजस्ट है कि नहीं हमें नहीं दे रहे, इक्वालिटी नहीं है, इम्पार्शियलिटी मिसिंग है, सिलेबस का पॉइंट देखे तो इम्पार्शियलिटी, ये वाला सीनरियो अभी तक। आगे देखते हैं क्या, द फार्मर्स एलिज, फार्मर्स ने क्या इल्जाम किया कि देयर एडमिनिस्ट्रेशन इज एंटी फार्मर एंड करप्ट। अब क्या है, ये बहुत टिपिकल है, मॉब जब आती है ना, एक बंदा शुरू करता है बोलना, नहीं नहीं आप करप्ट हो, पूरी जनता बोलने लगती है। अब ये सच हो ना हो, ये आगे देखते हैं क्या दिया, बीइंग ब्राइब्ड बाय द इंडस्ट्री, तो वो क्या बोल रहे हैं, हमें तो नहीं दे रहे हो, हमारे पीछे ऑफिसर लगवा दिए, लोग लगवा दिए, इंडस्ट्री खुलेआम कर रही है, मतलब पक्का तुमने ब्राइब ली है, पक्का तुम करप्ट हो और एंटी फार्मर हो। ठीक है, अब ये सच है क्या, देखेंगे आगे, द डिस्ट्रिक्ट नीड्स टू प्लेकेट द फार्मर्स एज दे आर थ्रेटनिंग टू गो नाउ प्रोलॉन्ग्ड प्रोटेस्ट। तो अब इश्यूज आना शुरू हुए, एक वाटर क्राइसिस है, दूसरा फार्मर्स नाराज है, जो कि एक सोशली वल्नरेबल सेक्शन है फार्मर्स, तीसरा उनका इल्जाम है कि यार इम्पार्शियल नहीं हो तुम, तीसरा इशू ये है। चौथा इशू क्या है, हम प्रोटेस्ट पे चले जाएंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर, जब भी प्रोटेस्ट आता है तो लॉ एंड ऑर्डर का एक एंगल है। फिर क्या है, एट द सेम टाइम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैज टू डील विद वाटर क्राइसिस, द इंडस्ट्री कैन नॉट बी क्लोज्ड एज दिस वुड रिजल्ट इन लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स बीन अनएम्प्लॉयड। तो ये और एक इशू आ गया, कौन सा, कि यार वर्कर्स है, वो इंडस्ट्री बंद कर देंगे तो वो भी दिक्कत है। ठीक है, अब देखो, ये असली इथिक्स है, ये असली सिचुएशन है एक सिविल सर्वेंट के सामने, जहां आइडियल सॉल्यूशन ही नहीं है। आइडियल वर्ल्ड में क्या होता, पानी ही पानी है भाई, ले लो जो करना है करो, है ना, कुछ काम ही नहीं है। लेकिन इस सिचुएशन में पानी एक लिमिट तक है, किसको देना है, कितना देना है, ये एक चैलेंज है। इल्जाम हो रहे तुम्हारे अगेंस्ट, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये एक चैलेंज है। दूसरे साइड तुम फार्मर का, तुम बोलोगे हाँ ठीक है इंडस्ट्री भी बंद, तो तुम अल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हो, तुम ब्लैक एंड व्हाइट में खेल रहे हो कि तुम्हें बंद किया चलो तुम्हें भी बंद, है ना। तो तुम विन विन सिचुएशन नहीं देख रहे हो, ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो क्यों, वर्कर के भी जॉब जा रहे हैं, तो इन द एंड किसी का फायदा नहीं हो रहा है, राइट। ठीक है, अब क्या दिया है, ये क्वेश्चंस दिए, तो ऐसे पढ़ते पढ़ते ना तुम्हें रिलेट करना है सिलेबस पॉइंट से। कौन सा सिलेबस पॉइंट है यहाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस है, सोशल इशू है एक वाटर वाला, फिर है ये इम्पार्शलिटी ऑब्जेक्टिविटी वाला, कि ऑब्जेक्टिवली ले रहे हो कि नहीं डिसीजन, है ना, या बायस से ले रहे हो। ऑब्जेक्टिविटी का यही है ना डेफिनेशन, टू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन मेरिट और सम एविडेंस, नॉट ऑन पर्सनल व्हीम्स इमोशंस वगैरह वगैरह।
तो वो चीज़ है। ये लॉ एंड ऑर्डर का है एक। और कंपैशन भी है। कंपैशन क्यों है? कंपैशन टुवर्ड्स फार्मर्स, कि हाँ भाई उनकी बात सुनते टाइम तुम इमोशनल एम्पति जो है इमोशनल इंटेलिजेंस का ही हिस्सा है, तो एम्पति या कंपैशन बोल सकते हैं। और वर्कर्स का एम्प्लॉयमेंट का एक हिस्सा है। तो वेलफेयर स्टेट, अभी तुम्हारा काम है कि वेलफेयर करना, है ना। टू बैलेंस डिफरेंट सेक्टर्स। सेक्टर्स क्या है यहाँ? सोशल एंगल है, एनवायरमेंटल है, इकोनॉमिकल, ये तीन एंगल है। ठीक है। तो ये हो गई केस स्टडी। ऐसे इंटरप्रेट करना है, अप्लाई करना है सिलेबस पॉइंट्स को। स्टेक होल्डर्स तो देखने की जरूरत भी नहीं है, इंडस्ट्री है, फार्मर्स है, वर्कर्स है, तुम खुद हो, तुम्हारे सबॉर्डिनेट वगैरह, तो वो एक साथ ही पकड़ सकते हो कि तुम एज अ डीएम, और सिस्टम तुम्हारी, और सोसाइटी एक हो गई कि ये वाटर क्राइसिस बार बार होता है, जैसे लेट से फ्लडिंग की आ गई, तो फ्लडिंग हर साल का किस्सा है, तो पूरी सोसाइटी आ गई उसमें एक स्टेक होल्डर। और दूसरा, तुम जितने अलग अलग लोगों से हेल्प लोगे, अभी जैसे पानी फाउंडेशन है महाराष्ट्र में, राइट, तो उनका भी एनजीओ हो सकती है, अवेयरनेस करानी है तो तुम लिख सकते हो उसमें एनजीओ, एसएचजीज। तो ऐसे अलग 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 स्टेक होल्डर तुम खुद ऐड करोगे जो वाटर रिलेटेड है। ठीक है। ये क्लियर है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आ सकता है, क्यों? क्योंकि वो फार्मर्स से क्लोज होगा। तो तुम डीएम हो तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का भी रोल है वहाँ की। अब लेट्स से यहाँ पे, चलो देखते हैं ऑप्शंस, उसी में समझ आएगा। ठीक है, अभी तक क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? तो होता क्या है कि ये दिक्कत नहीं है, होता क्या है, पढ़ के समझ आता है हमें, हमें लगता है करना क्या है ये नहीं पता। अब पढ़ के समझने में ऐसा क्या दिक्कत होती है? राइट, दिक्कत कुछ नहीं है। तो पढ़ के समझना इन जनरल, उसको जीएस इथिक्स पे अप्लाई करना, इथिकल सिलेबस देखना, और अब ऑप्शंस कैसे सॉल्व करना होता है, इसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ क्या बोला है? डिस्कस ऑल ऑप्शंस अवेलेबल। यहाँ पे क्रिटिकली इवेलुएट नहीं बोला है। तो मेरिट डिमेरिट नहीं पूछा है इन्होंने। उन्होंने बोला है क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास, और वो डिस्कस करो। तो इनडायरेक्टली तुम उसके फायदे नुकसान ही बताओगे, लेकिन मेरिट डिमेरिट वाले पैटर्न में ही दिखाना, ऐसा नहीं। एक नटशेल में ये ऑप्शन क्या करता है, ये ऑप्शन दे दिया, इससे क्या होगा, दूसरा ऑप्शन है इससे क्या होगा, है ना। ये ऐसे करना है। समझ में आ रहा है? ये एक क्वेश्चन है, डिस्कस ऑल ऑप्शंस अवेलेबल टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है। व्हाट सुटेबल एक्शंस कैन बी टेकन इन व्यू ऑफ म्यूचुअली कंपैटिबल इंटरेस्ट। अब ये देखो, ये कीवर्ड यूज कर सकते हैं हम। कोई अलग केस स्टडी में ऐसे इंटरेस्ट हैं जहाँ पे ऑब्वियसली ओ मतलब मेरा फायदा है तो किसी का नुकसान है, या ऐसा हो सकता है, तो म्यूचुअली कंपैटिबल इंटरेस्ट्स। ठीक है। अब व्हाट आर द पोटेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इथिकल डायलेमास। तो देखो एडमिनिस्ट्रेटिव डायलेमास है ना, अलग से कभी नहीं पूछा है आज तक। तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने के लिए, फॉर एग्जांपल प्रोटेस्ट आ गया, है ना, ये चीजों में जो फाइट होगी। इथिकल डायलेमा क्या है, ये हमने केस केस स्टडी के वीडियो में डिटेल में बताया है। प्लस जब हम बस इथिकल डायलेमा देखेंगे कुछ केस स्टडी का, एक दिन क्या करेंगे हम, चार पांच केस स्टडीज, तीन चार जो भी लेंगे, और बस इथिकल इश्यूज और डायलेमा देखेंगे। ठीक है, उतने में क्लियर हो जाएगा। वही छः सात आठ डायलेमाज है ना, घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से आते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर देखते हैं हम। क्या हो सकता है? एक सेकंड। केस स्टडी 11th है ना ये? केस स्टडी ओपन करता हूँ। अब देखो, मैंने जो गवर्नमेंट स्कीम इनिशिएटिव्स का भी यूज करना है बोला था, तो वाटर रिलेटेड गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, जो चीज़ है, वो यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का भी रेफरेंस दे सकते हो कि भाई ये कैंपेन के लिए यूज कराएंगे कि भाई एक ही बादली में, एक ही बाल्टी में, है ना, यूज कर लो डेली बेसिस पे जब यूज कर रहे हो, ये अवेयरनेस जनरेट करना कराने के लिए। ठीक है। तो ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है अब, चलो देखते हैं। एक है, पहला ऑप्शन क्या अवेलेबल है कि टू कंटिन्यू, है ना, टू कंटिन्यू विद द एग्जिस्टिंग स्ट्रिक्ट मेजर्स।
फॉर फार्मर्स, existing strict measures for farmers while being lenient, ऐसे कुछ लैंग्वेज में लिखना है। ये मैं ऑन द स्पॉट अभी बना रहा हूँ ऐसा, इससे क्रिस्प रह सकते हैं। while being lenient with industry, अब ये क्या है, ये पढ़ने में कैसे लग रहा है, पढ़ने में क्लियरली अनइथिकल लग रहा है ना फर्स्ट इंस्टेंस पे, लेकिन इसको कैसे टच दोगे तुम, एज अदरवाइज इट वुड लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, या एज वर्कर्स विल बी अफेक्टेड वगैरह ऐसे। ठीक है। स्टेक होल्डर्स मैक्स कितने ऐड करने एक्सपेक्टेड है, अरे भाई स्टेक होल्डर ये कुछ मैकेनिकल गेम नहीं चल रहा है कि तुमने कितने 10 दिखाए 5 दिखाए, जितने केस स्टडी में रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स है ना, उन स्टेक होल्डर का आंसर में रेफरेंस देते जाना है अलग अलग जगह। ठीक है। स्टेक होल्डर्स लिखना है तुम्हें इंट्रो के बाद इमीडिएटली, तो इट्स अप टू यू, लिख सकते हो सीधा एरो करके लिख दो अलग अलग, उसके बहुत मार्क्स है ही नहीं, कुछ नहीं है उसका, क्योंकि तुमने कुछ एड्रेस ही नहीं किया अभी तक। मार्क्स किस चीज के, आंसर राइटिंग का भी एक सेशन लेंगे हम डिटेल्ड, जिससे जीएस का भी ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू करेंगे पैरेलली। तो मार्क्स डिमांड क्या है, मतलब डिमांड एड्रेस कर रहे हो कि नहीं, डिमांड क्या है, ये 3 क्वेश्चंस, ये 3 क्वेश्चन, इसीलिए इंट्रो और कंक्लूजन का भी एक लेवल तक ही इंपॉर्टेंस है। वो ऐसे होता ना डेजर्ट, कि भाई वो मेन खाना नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ है क्या भाई, अच्छा हो तो बहुत बढ़िया, डिसेंट हो तो भी चलेगा, गंदा नहीं चाहिए, है ना। तो ये बस एक्सपेक्टेड है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, बाकी तो असली ये 3 क्वेश्चंस अच्छे से एड्रेस करने। तो ये एक ऑप्शन है, तो तुम बोलोगे ये अनफेयर लग रहा है या इम्पार्शियल नहीं है, तो ये ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है। दूसरा क्या है कि तुम रेगुलेट करोगे, अब ऑप्शंस देते जाने हैं, ये ऑप्शन ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, इट्स लाइक कोर्स ऑफ एक्शन ही दे रहे हैं हम, कि अलग अलग ऑप्शंस क्या है, ऑल ऑप्शंस पॉसिबल। क्या ऑप्शन है कि रेगुलेट करेंगे इंडस्ट्री का भी पानी, कि भाई वो भी एक लिमिट तक ही कर पाएंगे। ठीक है। अब इस चक्कर में क्या होगा, रेगुलेट करेंगे तो हो सकता है थोड़े लेवल तक अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। ठीक है। तो इसको हम कैसे टैकल करेंगे, है ना, हम इसको मनरेगा, मनरेगा अब तुम्हें ड्रॉट प्रोन एरिया में मनरेगा बहुत चलता है ये पता है, अगर तुम ये लिखोगे मनरेगा का कुछ रेफरेंस है क्या केस स्टडी में, कुछ भी नहीं है, लेकिन मनरेगा का रेफरेंस आना चाहिए कि जो भी अनएम्प्लॉयमेंट होगी उसको मनरेगा या सिमिलर सिमिलर स्कीम्स में उनको दिया जाएगा। तो तुम एक इशू सॉल्व कर रहे हो। दूसरा क्या है, अभी फार्मर्स के क्रॉप्स, है ना, खराब हो सकते हैं, अभी तुम पानी दे ही लिमिटेड सकते हो, इंडस्ट्री और फार्मर की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि पानी बहुत है और जानबूझ के इंडस्ट्री को दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। वाटर क्राइसिस है तो वाट क्रॉप्स का नुकसान होने ही वाला है मे बी। तो क्या है, अगर नुकसान होता है तो पीएम फसल बीमा योजना, है ना, तो पीएम फसल बीमा योजना या रिलीवेंट क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, है ना, या और तरीके टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट ये। इसके अलावा क्या होता है, ड्रॉट के सिचुएशन में फॉडर कैंप होता है, पता है फॉडर कैंप, कि जो कैटल होते हैं ना फार्मर्स के, वो सब एक जगह इकट्ठा किए जाते हैं, तो फॉडर कैंप भी कर सकते हो तुम। इसके अलावा क्या कर सकते हो, प्रोविजन फूड बैंक, कि भाई इशू क्या है, हम अनएम्प्लॉयमेंट है तो इशू क्या आ रहा है भाई, खाना पीना, है ना, तो फूड बैंक तब ज्यादा स्ट्रांग करते हो तुम, है ना, पीडीएस तो है ही लेकिन उसको ही और स्ट्रांग। तो ये हो गए यूजिंग योर रिसोर्सेस, है ना, और डिस्क्रेशन, एक एक लेवल तक डिस्क्रेशन होता है। ठीक है। उसके अलावा क्या है, कंसल्ट, कंसल्ट हुम, कंसल्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सीनियर्स एंड वाटर एक्सपर्ट्स। अभी वाटर रिलेटेड एक्सपर्ट्स होंगे, हो सकता है मैं डीएम हूँ, मुझे थोड़ी पता है भाई वाटर में क्या अगर जुगाड़ हो सकता है कुछ। ठीक है। कोई एक्सपर्ट आएगा वो बोलेगा अरे इतना पानी तो हम 3 महीने चला सकते हैं, आप 2 ही महीने सोच रहे हो। तो ये इनको कंसल्ट करना एक ऑप्शन है। ऑब्वियसली एक टिपिकल ऑप्शन क्या है, जनरेटिंग अवेयरनेस। अब देखो मोदी जी, है ना, उनके गवर्नेंस स्टाइल में तुम एक चीज देखोगे हमेशा, वो मास मूवमेंट क्रिएट कराते हैं किसी भी चीज का, सेल्फी विद डॉटर मास मूवमेंट, स्वच्छ भारत मास मूवमेंट, है ना, किसी भी चीज का तुम देखो मास मूवमेंट कराते हैं। तो क्या कर रहे हैं वो, एटीट्यूडिनल चेंज ला रहे हैं मास मूवमेंट बना के लोगों को, वो ऐसे लोगों के अंदर उनको पता है भाई, साफ करने स्वच्छ भारत 2 4 लोगों को बोल दो ऐसे नहीं चलेगा, वो ऐसे मूवमेंट ही बननी चाहिए तब जाके चेंज आएगा।
ठीक है, हो सकता है उन्होंने वो अन्ना हजारे की मूवमेंट से सीखा हो। ठीक है, तो वो हर जगह मूवमेंट लाते, तो तुम्हारा भी यही काम है, जनरेटिंग अवेयरनेस थ्रू वेरियस मेजर्स। अभी बच्चे, चाहे चिल्ड्रन एज चेंज एजेंट, चिल्ड्रन है ना, स्कूल में सिखा दो उनको कि भाई एक ही बाल्टी यूज करनी है, 1.5 ही करनी है, नहीं तो ऐसा होगा। वो बच्चे घर जाके बोलेंगे नहीं नहीं हमें पता है। तो दे आर इन्फ्लुएंसिंग ना उनके घर वालों को भी ऐसे अलग अलग। अब मैंने अभी इंडिया वाटर वीक हुआ, ठीक है, इंडिया वाटर वीक हुआ है अभी, तो हमारे प्रेसिडेंट का स्पीच है उसमें। तो उसमें एक कोड दिया है कि पानी ही जल है, सॉरी, पानी अमृत है, पानी औषधि है, ऐसा कुछ छोटा सा कोट है। तो इस कोट से भी इंट्रोडक्शन कर सकते हो तुम। समझ रहे हो, कहने का मतलब है ये इथिक्स का कोट नहीं, ये पानी का कोट है कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे तो उन्होंने क्या यूज किया वर्ड, वाटर वॉरियर्स, वाटर वॉरियर्स, है ना। तो समझ रहे हो ये क्या है, ये कम्युनिटी वॉलेंटियर्स है सॉर्ट ऑफ, जो एक दूसरे लोगों को पुश करते हैं, कम्युनिटी चैंपियंस। हर जगह स्वच्छता चैंपियंस, ऐसे कुछ नाम दे देते हैं उनको, ठीक है। तो ये एसएचजी मेंबर्स हो सकते हैं वगैरह। तो फार्मर्स है रूरल एरिया में, तो उनके थ्रू भी करा सकते हो। तो ये जनरेटिंग अवेयरनेस वाला ऑप्शन है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट क्या है कि अब ऑप्शंस क्या है तुम्हारे पास, तो इक्विटी, इक्वल इक्विटी एंड फेयर, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन कराना, है ना। कि भाई फार्मर्स का जो है एक्नॉलेजिंग, अब ये इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाने का तरीका क्या है, एक्नॉलेजिंग देयर कंसर्न्स, आई विल, ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे करके लिखना है। या फिर डीएम शुड, ऐसे करके लिखना है, एक्नॉलेजिंग देयर कंसर्न्स। या फिर तुम कैसे लिख सकते हो कि बीइंग अ कॉन्शियस पर्सन, वो अब ये केस स्टडी में ही दिया वो मिलेगा तुम्हें, बीइंग अ कॉन्शियस सिविल सर्वेंट या बीइंग अ कॉन्शियस पर्सन, डीएम शुड, ऐसे करके देना है। तो ये आर्टिकुलेशन वाली बात है। इस पे भी हम आएंगे, टॉपर कॉपी में भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे आर्टिकुलेशन किया है उन्होंने। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है। क्या ऑप्शंस है कि भाई, एक तो मैं इग्नोर कर दूं, वो तो ऑप्शन अवेलेबल है नहीं है सच, बट एक दिखा देना है कि ऐसा है, वो नहीं कर सकते। फिर क्या है ना, फार्मर्स का कंसर्न एक्नॉलेज करो, और वो एड्रेस करने के लिए फार्मर लीडर जो है उनके साथ ये करो डायलॉग। तो ये डेमोक्रेसी में हमेशा देना है डायलॉग, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग टू टू एड्रेस देयर ग्रीवेंसेस। अभी क्या है, किसी का भी ग्रीवेंस अगर टाइमली एड्रेस हो ना, तो थोड़ा शांत रहता है, ठीक है। तुम्हें ऐसे लगता होगा ना कि हमारा 1-to-1 सेशन ही नहीं लेते, ठीक है। जैसे ही 1-to-1 सेशन होता है तुम्हें कैसे लगेगा, हाँ भाई ग्रीवेंस एड्रेस हो गया मेरा, ठीक है ठीक है, ये टीचर भी ठीक ही है ना। और सेशन ही नहीं हो तो ऐसा है कि कहाँ आके फंस गए, ठीक है। तो ये एड्रेसिंग ग्रीवेंसेस टाइमली और ढंग से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नहीं तो वो एजिटेशन गुस्से में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये करना, तो किससे बात करेंगे, लीडर से करेंगे बात, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये है रिसोर्सेस, ये स्टेक होल्डर है, फार्मर्स है स्टेक होल्डर, लेकिन तुम टारगेट, ये प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकलिटी कि तुम कैसे रिजॉल्व करते हो सिचुएशन, कैसे एड्रेस करते हो, ठीक है। तो एक तो हम कुछ नहीं करेंगे बोला, दूसरा ये करेंगे, तीसरा इंडस्ट्री वालों को और इनको फेयर तरीके से बांटेंगे, चौथा फिर अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो मनरेगा वगैरह देखेंगे, फूड वूड सब जो बेसिक नीड्स है वो एड्रेस कर देंगे। फिर है ये क्रॉप इंश्योरेंस वाला, ठीक है। उसके अलावा क्या करेंगे, इंडस्ट्री, अब देखो हमेशा याद रखना है, इंडस्ट्री जैसे ही आती है ना, दिमाग लगाना है कि सीएसआर कैसे यूज हो सकता है। तो तुम अगर एज अ डीएम ये इंश्योर कर पाए कि सीएसआर या फिर इंडस्ट्री का और कोई एफर्ट फार्मर्स के वाटर इफिशिएंट, है ना, टेक्नोलॉजी या फार्मर्स की कोई हेल्प करता है अगर, तो दे वोंट बी एंग्री, वो नहीं बोलेंगे ये इंडस्ट्री ऐसे कर रही है, समझ रहे हो। तो तुम, एक सोसाइटी में एक सोशल कोहेजन का क्वेश्चन आया था, राइट। तो ये है सोशल कोहेजन, एक सोशल कोहेजन तुम पुश कर रहे हो, सोशल कोहेजन ला रहे हो। तो तुम एक बेसिक लेवल पे प्रॉब्लम एड्रेस कर रहे हो, तो उसके बियॉन्ड कैसे जा रहे हो कि भाई चलो इनको ही
बोल देते हैं इंडस्ट्री वालों को कि देखो थोड़ा ये आपको करना पड़ेगा वगैरह, ऐसा ऐसा है, नहीं तो आपका ही बंद हो जाएगा। ये सब डिटेलिंग हम केस स्टडी में लिख नहीं सकते, लेकिन इमेजिन करना पड़ेगा। हम क्या बोलेंगे, उनसे करवाएंगे ना ये चीज, नज करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे कि देखो आपको ये करना पड़ेगा। ये सारी चीजें, ये वाला है। और फिर आता है लॉन्ग टर्म। अब इसमें क्या लिखना है, सारा वही जो हमारा जीएस का वाटर का नॉलेज है, कि वाटर शेड डेवलपमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, है ना, कैच द रेन कैंपेन सुना होगा तुमने। अब ये कैंपेन शुरू किया था गवर्नमेंट ने, तो वही है ना, वो कैंपेन्स लाते हैं। ये कैंपेन का रेफरेंस दे दो, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का रेफरेंस दे दो। ठीक है, तो ये ऑप्शंस अवेलेबल है ब्रॉडली। इसके अलावा कोई ऑप्शन तुम्हें सूझ रहा है? मतलब इसीलिए कोई आइडियल आंसर नहीं होता है, हर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का डीएम अलग अलग सॉल्यूशन लाएगा। बस याद क्या रखना है, हर स्टेक होल्डर का इशू एड्रेस कर रहे हो तुम अलग अलग तरीके से। इसके अलावा ना परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं होता है। हम क्या होता है ना, ये स्टडी पढ़ते हैं और हमें लगता है कुछ तो आइडियल सॉल्यूशन, लेकिन नहीं है। ये सुन के लगता है हाँ ये लो, चलो ये ऐसा, ये तो मैं भी कर लेता, तो वही करना है ऐसा कुछ। डीएम है तो कुछ पानी नहीं, है ना, अजित पवार जैसा सिस्टम नहीं है कुछ, है ना, कि पानी आ जाएगा। तो डीएम क्या कर रहा है, बस सारे सिचुएशंस को देख के एड्रेस कर रहा है प्रॉब्लम को। ठीक है, हर स्टेक होल्डर लाया हमने, फार्मर जो टिपिकल गिवन स्टेक होल्डर है वो तो लाया ही, और अवेयरनेस में भी बच्चों को ले आए, है ना, फिर और कम्युनिटी वॉलंटियर्स को ले आएंगे, एनजीओज को ले आओ, एसएचजीज को ले आओ, रूरल एरिया है ना, फार्मर्स की बात हो रही है, तो उनको ले आओ, सिंपल। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट रह गया, सीनियर से मतलब स्टेट गवर्नमेंट से हेल्प मांगो, अगल बगल वाले डिस्ट्रिक्ट से इधर उधर से पानी लेके जाते हैं ना, जैसे अब ये तुम लिख सकते हो, लातूर 2015 में वाटर ट्रेन्स लाई थी। अब इन शॉर्ट क्या है, एक ऑप्शन जो मैं बताना भूल गया, ऑगमेंटिंग या इंश्योरिंग की और वाटर रिसोर्सेस कहाँ से अवेलेबल करें, ऑगमेंटिंग द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस, और रिसोर्स कहाँ से लाए। ठीक है, और एक चीज रह गई, सॉरी, अब ये ड्रिप इरिगेशन वाला, कि उनको ऐसी इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन मेथड्स पे पुश करो उनको, है ना। इन शॉर्ट मेरे पास सॉल्यूशन क्या है, एक, पानी का सोर्स ही बढ़ा देना, एक, दूसरा जो है उसका इफेक्टिवली यूज करना, इसके लिए अवेयरनेस लाना, इसके लिए जो हो सके हेल्प करना इंडस्ट्री की या फार्मर्स की, तीसरा ये परसेप्शन ना बनने देना कि हम अनफेयर है, कि भाई हम तो देखो, तो ये कैसे होगा, बीइंग ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट एक्शंस, है ना, क्लियरली कन्वेइंग कि हाउ यू आर टेकिंग अ डिसीजन। तो ट्रांसपेरेंट अगर है तुम्हारा अप्रोच, तो लोगों को पता होगा नहीं नहीं ये सिचुएशन ही ऐसी है, वो कुछ पैसे वैसे नहीं लिए हैं। ठीक है, नहीं तो बात फैलेगी, तो पब्लिक ट्रस्ट जो है वो कम हो जाएगा, पब्लिक कॉन्फिडेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन विल बी लॉस्ट और विल रिड्यूस ऐसे। ठीक है, अब ये कुछ पॉइंट्स देखो, अब सिमिलर ही होते हैं बहुत बार क्वेश्चंस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ सिमिलर ही लाइंस पे था। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सुटेबल एक्शंस कैन बी टेकन इन व्यू ऑफ म्यूचुअली कंपैटिबल इंटरेस्ट्स। तो इनमें से ही कुछ चीजें ना जो हमने बोली हैं, वो म्यूचुअली कंपैटिबल इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट स्टेप्स और एक्शंस क्या है, एक, कि हम ये करेंगे, क्या चीज करेंगे, फेयर, जस्ट एंड फेयर तरीके से, इम्पार्शियल तरीके से, है ना, डिसाइड करेंगे। तो ये म्यूचुअली कंपैटिबल इंटरेस्ट है, तो एक तो ये करेंगे, है ना। दूसरा सीएसआर वाला बोल दिया कि वो स्टेक होल्डर को ही तुम एक दूसरे से चिपका रहे हो कि देखो हेल्प कर दो एक दूसरे को। ठीक है, तो वो एक सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, और क्या सॉल्यूशन हो सकता है, एक मिनट, क्या है, व्हाट सुटेबल एक्शंस कैन बी टेकन इन व्यू ऑफ म्यूचुअली कंपैटिबल इंटरेस्ट। हाँ, तो मनरेगा वाला तो जो बात करी है ना, इतने सारे पॉइंट्स बताएं तो इतने ऑप्शंस तो देने होते हैं नहीं। समझ रहे हो, जब ऑप्शंस देने हैं तुम्हें, यहाँ इवैल्यूएशन नहीं बोला है तो मैं बताते गया, इवैल्यूएशन बोलते तो मैं 3 या 4 देता। ठीक है, तो बाकी चीजें क्या है, सॉर्ट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन ही बता दिया मैंने, तो उसमें से चीजें यहाँ चिपकानी है सुटेबल एक्शंस में। ठीक है,
तो यही कंटेंट आएगा, यही इसी को घुमा फिरा के अब तुम वाटर का, तुम्हें नेशनल, अब नीति आयोग का कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है, ठीक है, या वाटर कितना है, तुम ये रेफरेंस भी दे सकते हो कि इंडिया में ओनली 4% ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेस है इंडिया में, और वो भी स्पेशली ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, GS1 में स्पेशल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब है ही 4%, पॉपुलेशन है 18%, है ना, उसमें भी स्पेशली और टेम्पोरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कुछ रीजंस में तो बहुत कम है। फिर उसमें क्लाइमेट चेंज आ गया। अब जो मैं बता रहा हूँ वो क्रिस्पली लिखना है कि 18% पॉपुलेशन, 4% रिसोर्सेस, divided spatially and temporally, and due to climate change the issue of water scarcity in Indian villages and cities is exacerbating या increasing। ये हो गया इंट्रो, ये हो सकता है इंट्रो, है ना। तो ऐसे कुछ करना है। तो ये वाटर, अब ये प्योर जीएस की ही केस स्टडी है सॉर्ट ऑफ, है ना। हाँ, यहाँ डायलेमा क्या है, अब वो डायलेमास पे आते हैं, है ना। क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट? एडमिनिस्ट्रेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इथिकल डायलेमास, राइट। अब डायलेमा क्या है उसके सामने कि भाई इसको दूं या उसको दूं। पहले तो बैलेंसिंग म्यूचुअली कम, ये वो जो दिया है सेकंड क्वेश्चन में, क्या कीवर्ड दिया है, बैलेंसिंग म्यूचुअली कंपैटिबल इंटरेस्ट, ऐसा कुछ, तो ये एक डायलेमा है, ये एक चैलेंज है। दूसरा क्या है कि एनवायरमेंटल इथिक्स। अब एक चीज बतानी रह गई, एक मैं बता देता हूँ, ये एनवायरमेंटल इथिक्स वर्सेस इकोनॉमिकल एंगल है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये टिपिकल होता है ये भी, कि एनवायरमेंट हैम्पर हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, वो अलाउ करें, या फिर जॉब छोड़ना पड़ेगा तो वो अलाउ करें, ठीक है। तो ये एक है। उसके अलावा क्या है, अब ये डायलेमा तो नहीं है। अब अगेन शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म वाला है, कि शॉर्ट टर्म में जो सही है और लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म अलग है, शॉर्ट टर्म अलग है। शॉर्ट टर्म में क्या है यार, चलो पानी दे दो, तो शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में वो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट ना हो इस चक्कर में, ठीक है। फिर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट रह गया जो ज्यादा एड्रेस नहीं किया पहले हमने, लॉ एंड ऑर्डर वाला, कि लॉ एंड ऑर्डर हो रही है एक तरफ, या तो दूसरी तरफ क्या हो रही है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसके चक मतलब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, या क्यों, ये क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को अलाउ कर रहे हैं ना हम, ये वाला एंगल। ऐसे कुछ पॉइंट्स, 3 4 5 पॉइंट्स, एक आध ऐसे ही घुमा फिरा के इसी से बनेगा, ठीक है। और ऑब्वियसली पर्सनल स्टेक पे है, पर्सनल क्या स्टेक पे है, एडमिनिस्ट्रेशन का रेपुटेशन वर्सेस प्रोफेशनल इथिक्स। प्रोफेशनल इथिक्स हो सकता है वो सही कर रहे हो तुम, है ना, और वो उसके बदले क्या मिल रहा है तुम्हें, करप्शन एलिगेशंस, फेवर कर रहे हो, ये सब, तो ये एक हो गया। तो ऐसे यही घुमा फिरा के यही आएंगे अलग अलग तरीके से, तो इवेंचुअली तुम्हारी प्रीलिम्स होने तक तो तुम्हारे पास ना 10 डायलेमास की लिस्ट होगी, और 90% है ना उसी से लिखने हैं तुम्हें। बस केस स्टडी टू केस स्टडी, उस केस स्टडी का स्पेसिफिक थोड़ा सा रेफरेंस देना है। डायलेमास वही होते हैं और कुछ नहीं होते। और एक डायलेमा क्या होता है कि सीनियर बोलता है इलीगल कर दो, तो हायरार्की या डिसिप्लिन वर्सेस प्रोफेशनल एथिक्स, ये एक डायलेमा होता है ना। फिर एक डायलेमा होता है ऑब्जेक्टिविटी वर्सेस कंपैशन, वो यहाँ पे भी दे सकते हो, कंपैशन टुवर्ड्स फार्मर्स वर्सेस ऑब्जेक्टिविटी इन वाटर यूज, ये है ना, ये भी डायलेमा है। तो यही सब आएंगे घुमा फिरा के, और यही चिपकाने हैं तुम्हें, हर जगह यही मिलेंगे, डायलेमा ज्यादा नहीं होते। इथिकल इश्यूज बहुत हो सकते हैं, क्यों, इथिकल इशू लिखने के दो तरीके तुम यूज कर सकते हो। एक कि इंटीग्रिटी इज एट स्टेक, वायलेशन ऑफ इंटीग्रिटी बोल दो, या दूसरा इसका एंटोनिम जो है ना, सीधा वो वर्ड यूज कर लो, जैसे क्या है करप्शन, ये अनइथिकल वर्ड है ना, सीधा यूज कर दो, है ना, या वायलेंस, करप्शन, तो निगेटिव वर्ड जो है फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, तो जो भी ऐसे निगेटिव वर्ड्स है वो यूज कर लो, उससे लिख लो इथिकल इश्यूज, या तो वायलेशन ऑफ दिस, वायलेशन ऑफ दैट, वायलेशन ऑफ राइट टू लाइफ। अब ये वाटर वाले में ना राइट टू
लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 भी चिपका सकते हैं। ठीक है, तो कंटेंट इशू नहीं होगा। बात यह है, कंटेंट एक लिमिट तक लिख के एड्रेस कर दो, डन। एड्रेस करना है, लिखने को ये भी लिख सकते हैं, वो भी लिखने की जगह और टाइम ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक चैलेंज है। अब मैं जो बता रहा हूँ, लेट से मैंने ये सारी चीजें बताई, अब मैं एक एस्पिरेंट की तरह लिखने बैठूं, तो मुझे क्विक डिसीजंस लेने हैं कि कितना लिखूं और किसके पहले क्या लिखूं, किसके बाद क्या लिखूं। समझ में आ रहा है? तो ये तुम्हें विथ प्रैक्टिस आएगा। इसलिए कंटेंट इज नॉट फर्स्ट प्रायोरिटी। ऑब्वियसली कंटेंट चाहिए। जीएस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, उसमें भी कोई आइडियल अप्रोच नहीं होती, बस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ये दिखा दो। मल्टीपल, दो तीन अप्रोचेस हो सकती हैं, और कुछ रिपीटेड अप्रोचेस होती है, वो आगे आगे हम केस स्टडीज देखेंगे ना, तुम्हें दिख जाएंगे कि यही घिसा पिटा है, वही अच्छे अच्छे वर्ड्स में लिखना है ना? वो अच्छे words में लिखना भी हम बता देंगे। जस्टिस, एनवायरमेंटल इथिक्स, ये। और एक चीज बतानी रहेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आवाज आ रही है क्लियरली? हेलो? ठीक है, और एक चीज है कि अप्लाइड एथिक्स जो है, वो पूछा जा, वो उसका इम्पोर्टेंस है। अप्लाइड एथिक्स क्या होता है कि अलग अलग फील्ड का एथिक्स होता है कोई स्पेसिफिक, तो उसके कीवर्ड्स अलग से बनाने हैं। वो हमारे टिपिकल बेसिक पढ़ाई में जरूरी नहीं वो आएंगे। जैसे क्या है, मीडिया एथिक्स। तो मीडिया एथिक्स के कीवर्ड्स है ना, ऐसे थोड़ी कि हम एथिक्स में पढ़ेंगे ही, लेकिन मीडिया की केस स्टडी आ सकती है। ठीक है, तो दूसरी क्या है, बिजनेस एथिक्स या कॉर्पोरेट एथिक्स। तो वो तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है सिलेबस में, तो वो थोड़ा हो जाता है। बिजनेस एथिक्स, कॉर्पोरेट एथिक्स। ठीक है, फिर स्पोर्ट्स वाला हो सकता है। तो उसके रिलेटेड कीवर्ड्स है ना, वो हमें प्रिपेयर कर लेने। फिर एनवायरमेंटल एथिक्स है। फिर अभी तुम देखो डेटा एथिक्स एंड डेटा एथिक्स एक आ गई, है ना? ये सोशल मीडिया, डिजिटल वर्ल्ड, इन सब का एथिक्स, एआई, इन सब का एथिक्स। ये देखो, जो जो न्यूज में है, जो प्रोमिनेंट है, जो फ्यूचरिस्टिक है, उनका पूछेंगे वो 100%। ठीक है, तो ये ई गवर्नेंस, इन सब का इथिक्स क्या है, मतलब यहाँ इथिकल इश्यूज क्या हो सकते हैं। अब जैसे डिजिटल डिवाइड है, वो इथिकल इशू है ना, इंक्लूसिव नहीं हो पा रहा, लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी वगैरह। तो ये इथिकल इशू बन जाता है, जबकि हम जीएस में नॉर्मली लिख रहे वही इथिकल इशू है। ठीक है, फिर ये डेटा इथिक्स हो गया। फिर क्या है, मेडिकल इथिक्स, कि ये जो ड्रग इथिक्स वाला आ गया ना, कि ये मेडिकल ट्रायल्स है, अब ये कोविड के चक्कर में और इसके चक्कर में चल रहा है ज्यादा। तो ऐसे अलग अलग जो अप्लाइड एथिक्स के डोमेन्स हैं, उनके स्पेसिफिक कीवर्ड प्रिपेयर कर लो अगर, और ये तुम्हारी प्रैक्टिस पीवाईक्यू से हो जाएगी, टेस्ट सीरीज से हो जाएगी, है ना? घुमा फिरा के वही पूछेंगे अलग अलग तरीके से। तो उन 6 7 8 डोमेन जो भी होंगे ना, उनके रिलेवेंट कीवर्ड्स उठा लो तो बहुत हेल्प होगी, क्योंकि फिर बहुत पावरफुल दिखेगा आंसर, है ना? ये है बस, बाकी जनरल इथिक्स इनफ है। ये applied ethics लेना है, और इस अप्रोच से करना है। इस केस स्टडी में कोई सजेशन, कोई डाउट है? अब देखो, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, अब तुम, मैंने इसीलिए बोला केस स्टडी बहुत अलर्ट रह के पढ़नी है। यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है कि व्हाट आर द, डिस्कस ऑल ऑप्शंस अवेलेबल, डिस्कस करना है। उसमें ऑब्वियसली तुम हल्का टच दे दोगे कि एज अ ऑप्शन, एज अ होल वो क्या लग रहे हैं, एक लाइन में वगैरह, एक 1.5 लाइन में, एक 2 लाइन में। लेकिन वो बहुत क्लियरली बोलेंगे, देखते हैं दूसरे किसी की स्टडी में दिया है क्या। क्या ये घुमा फिराते रहते हैं। अब थोड़ा मेरिट डेमेरिट लिख दो एक आध ऑप्शन में तो चलेगा, लेकिन वो पूछा नहीं है डायरेक्टली यहाँ पे। ठीक है, अब देखो मेडिकल इथिक्स 2 जगह, मेडिकल इथिक्स, ड्रग इथिक्स 2 बार पूछा है। अब देखो यहाँ देखो 4 क्वेश्चंस है, ठीक है, दिख रहे हैं ना स्क्रीन? 4 क्वेश्चंस है कि व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल। यहाँ पे दिया है विच ऑफ द ऑप्शंस डू यू थिंक वुड बी मोर अप्रोप्रिएट टू अडॉप्ट ऑन व्हाई। यहाँ पे दिया एथिकल डायलेमास क्या है, और बोला है कि व्हाट आर द एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स टू बी टेकन बाय द पुलिस इन डीलिंग विद वुमेन प्रोटेस्टर्स। अब यहाँ पे इतना लिखने में तुम कहाँ मेरिट डेमेरिट लिखोगे, जगह ही नहीं है।
तो एक लाइन में उस ऑप्शन के, अब यहाँ तो देखो पूछा है कि कौन सा ऑप्शन चूज करोगे मोस्ट अप्रोप्रिएट टू अडॉप्ट एंड व्हाई, तो इसका अच्छा खासा इथिकल जस्टिफिकेशन देना है जो भी चूज कर रहे हो ना। कम से कम चार पांच तो इथिकल थियरीज आ जाएंगी वहाँ, एक जनरल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एज अ सोर्स ऑफ इथिकल गाइडेंस, कॉन्शियंस, ये सारे चिपका सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन का भी जस्टिफिकेशन में यूज होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम सिविल सर्वेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर ही काम करना है हमें। तो हर केस स्टडी के लिए मेरिट डेमेरिट लिखना जरूरी नहीं है, वो पूछते हैं क्रिटिकली इवेलुएट करो। ठीक है, अब ये 2022 और 24 का सिमिलर पैटर्न पे, तो तुम्हें बिल्कुल सेम पैटर्न है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो कि बस ऑप्शंस पूछे, तो बहुत ज्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं, बस ऑप्शन फ्रेम करते टाइम ना थोड़ा सा, एक एक होता है प्लेन ऑप्शन, इग्नोर द, इग्नोर, रिजेक्ट, बस इतना लिख के नहीं, आगे कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा लिखो। ये इस पे काम करेंगे हम, ये बहुत इफेक्टिव हो सकता है। हर हर ऑप्शन मेरिट डिमेरिट की जरूरत नहीं है। और कोई डाउट है? नहीं तो दूसरी केस स्टडी पे चलेंगे। क्या डाउट है? और कोई डाउट है? ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बता रहा हूँ? एक दिन टॉपर कॉपी भी लेंगे, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, इथिकल इश्यूज, स्पेसिफिक्स में भी जाएंगे और डिटेल्ड इसमें। कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, फिर बताओ। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। अब ये केस स्टडी है, केस स्टडी रमन वाली। ठीक है, केस स्टडी का नंबर है 8 है। 8 है क्या? हाँ, 8 है। ठीक है, अब देखो क्या दिया है। रमन इज अ सीनियर आईपीएस ऑफिसर एंड हैज रिसेंटली बीन पोस्टेड एट एज डीजी ऑफ स्टेट। तो डीजी मतलब जैसे चीफ सेक्रेटरी है, वैसे ही स्टेट का हाईएस्ट है ना पुलिस ऑफिसर। तो अब उसका रोल बदल गया है, ये एसपी नहीं है कि एक डिस्ट्रिक्ट का है, समझ रहे हो? तो उसके अंडर बहुत सारे एसपीज हैं या रीजनल लेवल के पुलिस ऑफिसर्स हैं, और वो कोऑर्डिनेट कर सकता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ, अलग अलग ऑफिसर्स के साथ वगैरह। अब इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज क्या है, इससे और क्लियर होगा। तो अब क्या है, वो अभी डीजी बना है। अमंग द वेरियस इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, द इशू रिलेटिंग टू रिक्रूटमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ बाय अननोन टेररिस्ट ग्रुप। अब ये पढ़ते ही ना, अगर तुम्हारा इंटरनल सिक्योरिटी प्रिपेयर्ड है तो तुम्हें पता होगा टेररिज्म के रिलेटेड या रेडिकलाइजेशन और रिक्रूटमेंट वो चल रहा है वगैरह। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू होता है उस केस में, प्लस अगर हिंदू मुस्लिम है तो कम्युनल एंगल होता है, उस वजह से वो यूथ जो है, इमोशनल इंटेलिजेंस, अगेन निगेटिव इमोशंस रहते हैं उनमें, तो वो समझना जरूरी है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयड यूथ, ये फर्स्ट एस्पेक्ट है। फिर क्या, इट वाज नोटेड दैट अनएम्प्लॉयमेंट वाज रिलेटिवली हाई इन द स्टेट, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग्स ग्रेजुएट्स एंड दोज विथ हायर एजुकेशन वाज मच मोर ग्रेव। तो यार मैंने पढ़ाई कर ली लेकिन फिर भी मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, तो ये ऐसे अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है ना, कि भाई ज्यादा पढ़ के भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो दे वेर वल्नरेबल एंड सॉफ्ट टारगेट। तो वो रिक्रूटमेंट कर रहा है टेररिस्ट ग्रुप, ये पढ़े लिखे लोग हैं, वो अनएम्प्लॉयड है इसलिए सॉफ्ट टारगेट है। इन द रिव्यू मीटिंग, अब देखो ये क्या है, रिव्यू मीटिंग लेनी होती है या मीटिंग्स, तो ये भी तुम सॉल्यूशन की तरह दे सकते हो तुम्हारे आंसर्स में कभी कभी। रिव्यू मीटिंग टेकन बाय, अब लास्ट के स्टडी का एक सॉल्यूशन, विजिलेंस टीम्स, यहाँ यूज कर सकते हो तुम, विजिलेंस के लिए यूज करेंगे। Taken by him with senior officers of DIG range and above, it came to light that new terrorist group has emerged at the global level. It has launched a massive drive to recruit young unemployed people. Special focus was to pick young people from a particular community. अब देखो उन्होंने मुस्लिम लिखा नहीं है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी का ही ये टिपिकल केस स्टडी है ना, कि रिक्रूटमेंट होती है, रेडिकलाइजेशन है, ग्लोबल लेवल का टेररिस्ट ग्रुप है कोई। ठीक है, द सेड ऑर्गेनाइजेशन सीम टू हैव, इसीलिए अब तुम देखोगे वाटर क्राइसिस, ये रिक्रूटमेंट, नक्सलिज्म, ये सब चीजें है ना, तुम्हारे जीएस में तुम पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर में अलग अलग जगह पढ़ रहे हो, तो केयरफुल रह के प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख जाओगे ना उसकी वहां पे, तो तुम्हारा केस स्टडी भी बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है, केस स्टडी बहुत अलग से करोगे तो नहीं होगा।
उतना अच्छा, लेकिन जीएस करोगे कॉन्शियसली तो आराम से लिख लोगे। इसका मैं बताता हूँ, मैं मेरे टाइम पे मैंने ये डी रेडिकलाइजेशन का एक प्रिपेयर किया था, वो कैसे यहाँ मैंने अप्लाई किया। इट हैज़ लॉन्च्ड अ मैसिव ड्राइव टू रिक्रूट। तो ठीक है, अब स्पेशल फोकस है पर्टिकुलर कम्युनिटी, द स्टेट ऑर्गेनाइजेशन सेम टू हैव क्लियर ऑब्जेक्टिव ऑफ यूटिलाइजिंग them for carrying out militant activities. It was also gathered that the said group is desperately trying to spread its tentacles in the state. अब तो पता चल गया इंटेलिजेंस से कि भाई तुम्हारे स्टेट में तो घुसने वाले हैं वो, और पर्टिकुलर कम्युनिटी के यूथ, अनएम्प्लॉयड यूथ टारगेट है। A definite reliable intelligence tip was received by state CID and cyber cell। तो देखो, जब ऐसा कोई इनपुट चाहिए ना तो सीआईडी है ना, और साइबर सेल, क्योंकि ये ऑनलाइन हो रहा है रिक्रूटमेंट, तो स्टेट सीआईडी साइबर सेल ये कीवर्ड्स तुम यूज करना, है ना। दैट लार्ज नंबर ऑफ सच अनएम्प्लॉयड यूथ हैव ऑलरेडी बीन contacted by the terrorist group through social media and local communal organizations and other contacts. The need of the hour was to act swiftly। अब ये देखो, act swiftly, अब ये तुम ऑप्शंस जब लिखते हो ना तो ये लिख सकते हो act swiftly and do this, ऐसे। तो act swiftly हो गया कॉमन, he acts swiftly to ensure, है ना, वाटर अवेलेबिलिटी वगैरह कुछ ऐसे। act swiftly to augment water resources, ये लिख सकते हो तुम कि भाई क्विकली तुम ये करो कि वाटर रिसोर्सेज थोड़े बढ़ जाए लास्ट पे स्टडी में। एंड टू चेक दीज एलिमेंट्स और डिजाइन बिफोर दे अज्यूम सीरियस प्रोपोर्शन। तो ये अर्ली स्टेजेस पे है। तो अभी नीड ऑफ द क्या है कि बहुत जल्दी एक्शन लेनी है तुम्हें, तुम सबसे सीनियर ऑफिसर हो। Discreet inquiries made by the police through cyber cell reveals that good number of unemployed youth are very active on Facebook, Instagram, Twitter. On average, many of them are spending 6 से 8 घंटे स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो 6 से 8 घंटे क्यों कर रहे हैं भाई, काम ही नहीं है कुछ, अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, using electronic devices, internet, etc. It also came to light that such unemployed youth were showing sympathy and endorsing messages received from certain persons, allegedly the contact persons of that global terrorist group। तो वो क्या कर रहे हैं, उन ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप्स के कांटेक्ट पर्सन है कोई, तो है ना, उनके मैसेजेस है ना, वो सिंपथी दे रहे हैं, एंडोर्स कर रहे हैं, वो भेज रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस और ये क्या होगा, अगर तुम टिपिकल माइंडसेट वाले हो, जो एक सोसाइटी में माइंडसेट है, तो वो क्या बोलेगा, हाँ ये लोग ही ऐसे हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे नहीं हो सकता। एडमिनिस्ट्रेटर क्या देखेगा, यार ये अनएम्प्लॉयड है, वो इरिटेट हो चुका है बंदा, उसको लग रहा है कि यार उसको कम्युनिटी को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है वगैरह, जो भी है, इतना पढ़ के भी उसको कुछ, अनएम्प्लॉयड है वो। ठीक है, तो ये अलग 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 एंगल होंगे, क्योंकि सब अब वो, मतलब उसकी तो कुछ ये हुई है ना, वो ग्रूम हुआ है वैसे। ठीक है, तो इस वजह ये भी अंडरस्टैंडिंग रखनी है तुम्हें। जैसे नक्सलिज्म में तुम सीधा वायलेंस नहीं करते नक्सल्स के खिलाफ, तुम सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी देते हो, है ना, तुम डेवलपमेंट पे फोकस करते हो, क्यों, तुम्हें पता है वो रीजन है। वैसे ही यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है और डेवलपमेंट नहीं है, तो वो रीजन है ब्रेन वॉशिंग। यस, तो ब्रेन वॉशिंग हो रही है उन बच्चों की, बाकी कुछ नहीं है। तो ये एटीट्यूड से दिखाना है तुम्हें केस स्टडी में, दोनों साइड की जीरो टॉलरेंस, कि बहुत ज्यादा एंटी सोशल एलिमेंट है, और जो की विक्टिम्स की सस्पेक्ट्स है उनको भाई प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के यूज से करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे वगैरह। और जो तुम्हें दिख रहेंगे नहीं है जेन्यून बंदा, उसको तुम रिवर्स ब्रेन वॉश करोगे, है ना, काउंटर नैरेटिव दोगे, काउंटर प्रोपोगंडा दोगे। Their social media accounts revealed the strong affinity to such groups in as much as they started forwarding, वो ट्वीट वगैरह कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं व्हाट्सएप फेसबुक। It seemed that they succumbed to their ploy and started propagating secessionist ideology. Their posts were hypercritical of the government's initiatives, policies, and सब्सक्राइबिंग टू द एक्सट्रीम बिलीफ्स एंड, मतलब वो अब जाने लग गए हैं उस साइड, वो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को गाली दे रहे हैं, है ना, एक्सट्रीम बिलीफ्स और एक्सट्रीमिज्म वाला एटीट्यूड रख रहे हैं, सेसिशनिस्ट आइडियोलॉजी, तो एंटी नेशनल आउटलुक है उनका। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल लेवल का टेररिस्ट ग्रुप है। अब टेररिज्म के जो कीवर्ड्स हैं वो थोड़ा आना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी और उसके रिलेटेड जो है वो कीवर्ड्स थोड़े आने चाहिए, ये जीएस का नॉलेज हुआ, है ना। नेट ग्रीड हो गया, ऐसे जो एजेंसीज है ना, उनका रेफरेंस देना है, रॉ
क्यों? क्योंकि आगे मैंने क्वेश्चन देखा, इसलिए मुझे पता है कि ये यूज कर सकते हैं। उन्होंने बोला है कि व्हाट यू एनहांसिंग द इंटेलिजेंस गैदरिंग मैकेनिज्म, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए मुझे रॉ आई बी याद आया। ये क्या दिया है? व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू रमन टू टैकल द अबव सिचुएशन। अब अगेन ऑप्शंस क्या होंगे टिपिकल? रमन के पास ऑप्शन क्या है? एक, अगेन अवेयरनेस जनरेशन कराना, है ना, अवेयरनेस जनरेशन कराना कि भाई ये हो रहा है वगैरह। अब किसको करेंगे ये? देखो, कम्युनिटी, रिलीजियस लीडर्स। तो रिलीजियस लीडर को थोड़ा ट्रस्ट मिलेंगे, क्यों? क्योंकि उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं ये लोग। दूसरा, फैमिली मेंबर्स है। तीसरा, ये खुद यूथ है ना, यूथ टारगेटेड है ना, तो यूथ, यूथ है, यूथ को करो, ये अवेयरनेस जनरेशन हुआ। दूसरा क्या कर सकते हो? कम्युनिटी पोलिसिंग कर सकते हो। ठीक है। अब तुम ना, ये सब तो ठीक है, अब तुम क्या हो, बहुत बड़े लेवल के ऑफिसर हो, तो कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिफरेंट एजेंसीज, कोऑर्डिनेशन तो क्या है? रॉ और नेट ग्रीड, या इंटेलिजेंस वाली एजेंसीज, फिर स्टेट पुलिस फोर्सेस। तो अब ये एक एक कंसेप्ट है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, पता है? तो कंसेप्ट ये है कि एक सेकंड में क्या हो गया? हाँ, तो कंसेप्ट ये है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में। आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म करना। हम्म। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की कंसेप्ट क्या है? कि फोकस डिस्ट्रिक्ट्स, फोकस ब्लॉक्स, है ना, कि जहां पे ज्यादा इशू है वहां पे उसको फोकस करेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स है ना, जो फोकस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हाईली वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स, उनके एसपीज से, है ना, रिपोर्ट मंगवाएंगे ज्यादा। ये एक चलेगा। फिर साइबर वाला इशू है तो ट्रेनिंग, हाँ, ट्रेन करेंगे, है ना, साइबर इसमें। इवन अब देखो, स्टेक होल्डर पुलिस फोर्स खुद भी है, उनको भी ट्रेन कराना, सेंसिटाइज कराना, क्योंकि वो भी ऐसे एज्यूम कर लेते हैं ना, बहुत सारे एटीट्यूड रखते हैं कि नहीं नहीं ये इस कम्युनिटी की है, वैसे ही मिसट्रीट करते हैं। जितना मिसट्रीट करोगे उतना तुम फ्यूअल ही करोगे ना इस चीज को, कि नहीं नहीं गवर्नमेंट सिस्टम खराब है। तो तुम्हें बहुत सॉफ्ट टच, एक सॉफ्ट अप्रोच लेनी पड़ेगी। जो लोग नॉर्मल है, जो लोग नहीं है उस माइंडसेट के, मतलब, ताकि और लोग ना उस डायरेक्शन में जाए, जो जा चुके हैं उनको वापस लाना है। और जो एक्सट्रीम वाले हैं उनके लिए क्या करेंगे? लॉ, यूजिंग रिलीवेंट लॉज टू डिटेन देम एंड टू एंश्योर इंक्वायरी, इंक्वायरी करने के लिए रिलीवेंट लॉ यूज करेंगे। ठीक है। तो ऐसे अलग अलग चीजें यूज करके करना है। फिर तुम क्या करते हो? मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज। अब जो कांटेक्ट पर्सन्स बोले हैं ना, तो उनको उनको ट्रैक करूंगा, उनकी एक्टिविटी को, और उनको नैब करना, या उनको क्या बोलते हैं, उनको पकड़ लेना फॉर इंक्वायरीज, ये करेंगे ताकि वो दूसरे लोगों को ना इन्फ्लुएंस कर पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें करेंगे हम। इसके अलावा क्या है? ग्लोबल एजेंसीज, क्योंकि मैं स्टेट का लीडर हूँ, ग्लोबल एजेंसीज से भी मैं कनेक्ट करूंगा। कौन है ग्लोबल एजेंसीज? इंटरपोल, ठीक है, एफएटीएफ, जो भी होंगी रिलीवेंट एजेंसीज। अब इस साल जीएस2 का क्वेश्चन है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, सॉरी, यूएन काउंसिल ऑन टेररिज्म, और ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? तो इंटरपोल है, एफएटीएफ है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी रिलीवेंट, और कंट्रीज, उनके साथ कोऑपरेशन फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग वगैरह। तो तुम तुम्हारे खुद के फोर्स को सेंसिटाइज कराओ, कैपेबल बनाओ, बनवाओ। ये एक चीज, कोऑर्डिनेशन विद डिफरेंट सबऑर्डिनेट्स, तुम्हारे अलग अलग एसपीज फोकस डिस्ट्रिक्ट्स के, और जो दूसरे जगह के हैं, ये सिक्योरिटी एंगल हुआ। फिर फैमिली वो वगैरह को समझाना, ये एटीट्यूडिनल चेंज वगैरह हुआ, ये चेंज एजेंट्स हो गए कि वो ध्यान देंगे। डेवलपमेंट वाला एंगल लिया ही नहीं हमने अभी तक, है ना, वो अंडर, वो क्या है, अनएम्प्लॉयड है, इसलिए हो रहा है ना हर चीज। तो स्किलिंग हो सकती है, या अब उस कम्युनिटी के रिलेटेड माइनॉरिटी, ऐसे लिख दो, माइनॉरिटी लिख दो, मुस्लिम मत लिखो, माइनॉरिटी रिलेटेड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को पुश करेंगे, ये बोल दो, है ना। इनका नाम भी, बहुत सारे प्रोग्राम्स है इसमें,
अ, इसका एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, पीएम। ठीक है, ये देखना पड़ेगा, है ना। इसका एक काफी बड़ा प्रोग्राम है माइनॉरिटी के लिए। तो वो प्रोग्राम का नाम लिख सकते हैं, स्किलिंग, पीएम कौशल विकास योजना, है ना। तो इनके नाम लिखने हैं। हाँ, तो हॉटस्पॉट्स, यस। हॉटस्पॉट, अच्छा। फोकस डिस्ट्रिक्ट जो मैं बोल रहा था, तो हॉटस्पॉट बोल सकते हो तुम उसे। ठीक है। तो ये कीवर्ड्स हैं। उसके अलावा क्या, फिर वही है, स्किलिंग वाला, डेवलपमेंट वाला एंगल। और ऐसे ये करेंगे, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट के या एडमिनिस्ट्रेशन के या पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव्स, कम्युनिटी पोlicing इन शॉर्ट, जो इन कम्युनिटी के साथ ना एक टच में रहेंगे, एक रैपो बिल्ड करेंगे, ताकि उनको फीलिंग आए कि नहीं, है ना, गवर्नमेंट सही कर रही है जो भी है। तो ये सारी अप्रोचेस है, ये ऑप्शंस है उसके पास, उनके पास। अब इनमें से ही कुछ ऑप्शंस अगर तुम देखोगे, तो क्वेश्चन जो दिया है, एनहांसिंग द इंटेलिजेंस गैदरिंग मैकेनिज्म, ये थर्ड दिया है। तो इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए क्या है, अलग अलग तरीके क्या है, एकदम सोफिस्टिकेटेड वाला हो गया। अब इसको एक वर्ड भी है, ओवर ग्राउंड वर्कर्स, अगर तुम्हें पता है, ये PYQ है GS3 का। तो ओवर ग्राउंड वर्कर्स मतलब वो असली टेररिस्ट नहीं है, लेकिन वो टेररिस्ट ग्रुप्स का काम करते हैं, नॉर्मल रहते हैं वो, इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, है ना, प्रोपोगंडा शेयर करते हैं वो सब। तो ये कीवर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए क्या करेंगे, एक तो हम, अब मैंने ये सोचा था, मुझे नहीं पता ये फिजिबल है क्या, कि उनके ये अनएम्प्लॉयड यूथ्स है, तो उन्हीं कम्युनिटी के कुछ अच्छे यूथ्स को जिनका एटीट्यूड ठीक है, तो एक कीवर्ड है एटीट्यूड स्ट्रेंथ। ठीक है, एटीट्यूड स्ट्रेंथ एक कीवर्ड है एटीट्यूड चैप्टर का। और दूसरा है एटीट्यूड एम्बिग्यूटी। तो एटीट्यूड स्ट्रेंथ मतलब कितना ज्यादा रिजिड एटीट्यूड हो चुका है, कितना स्ट्रांग एटीट्यूड है। तो कुछ लोग हैं वो नए नए अभी अभी, वो बिलीव नहीं करते, क्यों, वो पैट्रियोटिक है ना, प्लस वो रैशनल है। ये सारी चीजें हो सकती है ना, कि वो इन्फ्लुएंस नहीं होते ऐसे फालतू चीजों के, तो उनका एटीट्यूड वीक है, उस वो वाला निगेटिव एटीट्यूड, तो उनको एम्प्लॉय कर लेंगे। किस लिए, कि इन्फॉर्मर बन जाओ हमारे, ऐसे बोलते हैं ना, कि हम पैसा देते हैं, या तो वो अनएम्प्लॉयड है इसलिए एम्प्लॉयमेंट सोचा मैंने, नहीं तो ये तो इन्फॉर्मर बन जाओ। दूसरा क्या है, एनोनिमस रिपोर्टिंग पुश करो। तीसरा क्या है, मैंने ये देखा है अभी, क्या है, स्पेशल टास्क फोर्स बना दो, है ना, नोडल ऑफिसर बना दो, नोडल ऑफिसर्स जो इसी चीज पे काम करेंगे, है ना, स्पेशलिस्ट होंगे तो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट होगी, नहीं तो रैंडमली चलेगा। इशू स्पेसिफिक सब्जेक्ट, इशू स्पेसिफिक काम देना इसको कहते हैं, कि हाँ, अब ये इशू आ गया तो ये फ्रीलांसर हो गए सॉर्ट ऑफ। फिर क्या है, कि हेल्पलाइन दे दो कि लोग फोन कर पाए वगैरह। तो ऐसे अलग अलग टिपिकल चीजें होती है जो घुमा फिरा के बहुत जगह कर सकते हैं। तो वो वाली करनी है तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग लगेगी तब ज्यादा। ठीक है, इंटरपोल, FATF, रॉ, IB, तुम्हारी स्टेट पुलिस फोर्स, ये अलग अलग वर्ड्स लिख के और स्ट्रॉन्ग लग सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। और एक क्वेश्चन था, व्हाट मेजर्स वुड यू सजेस्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग द एग्जिस्टिंग सेटअप टू ensure that such groups do not succeed in penetrating and vitiating the atmosphere in the state। तो एग्जिस्टिंग सेटअप जो है, उन्होंने बोला है कि एग्जिस्टिंग सेटअप को क्या कर पुश करने के लिए क्या करोगे। तो वही है कि हम सेंसिटाइज और ट्रेन कराएंगे खुद के ऑफिसर्स को। ठीक है, ये पहली चीज हुई। दूसरा, अब कॉलेज गोइंग यूथ है ना, यूथ को तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैब करोगे। क्या क्वेश्चन था एग्जैक्ट, डू नॉट सक्सीड, हाँ, वो सक्सीड ना हो तो क्या करेंगे इसके लिए। तो हाँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, उनके साथ काम करेंगे, है ना। और अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करके डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, तो उसका प्रोपोगेंडा काउंटर नैरेटिव देना। और दूसरा, टेंजिबल, की कुछ बेनिफिट्स देना।
है ना, उस कम्युनिटी के लोगों को एम्प्लॉयमेंट वगैरह वो एवेन्यूज क्रिएट करवाना। तो यहाँ पीएम कौशल विकास ऐसे अलग अलग जो है, और माइनॉरिटी स्पेसिफिक स्कीम्स, ये लिख सकते हो। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स देना है। अभी क्या हो गया ना, क्वेश्चंस जो पूछे हैं, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल, तो ये ऑप्शंस कम ही दो, और जो डिटेल्ड बातें करी ना मैं, वो बी और सी में दो। सी में तो क्या है, इंटेलिजेंस गैदरिंग है, तो वहाँ सैटेलाइट वगैरह भी दे दो। और फॉरेन कंट्रीज है, तुम्हारी इंटरनल एजेंसीज हैं, ग्राउंड लेवल उसके लिए वो बच्चे हायर कर लिए, एनोनिमस रिपोर्टिंग, ये सब तरीकों से इंटेलिजेंस गैदरिंग होगी। प्लस साइबर इंटेलिजेंस है ना, वो स्ट्रेंथन करोगे, इथिकल हैकर्स वगैरह ऐसा कुछ हायर करके। ठीक है, तो ये देखोगे तुम तो क्या दिखेगा यहाँ कि, हाँ कैंपेन्स वगैरह, तो यहाँ क्या दिखेगा कि जीएस का ही आंसर लिख रहे हैं हम ज्यादा। अगेन यहाँ पे क्या आएगा, ह्यूमन वैल्यूज जो है, अभी टेररिस्ट वाले क्या करते हैं, तो वायलेंस, ह्यूमन वैल्यू ऑफ पीस जस्टिस, वो उसके अगेंस्ट जाते हैं। दूसरा क्या है, फीलिंग ऑफ इक्वालिटी, ये सेक्युलरिज्म इक्वालिटी, ये एक रेफरेंस दे सकते हो, है ना। फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, या फिर वो वाला रेफरेंस कि गवर्नमेंट का जॉब है टू गिव एम्प्लॉयमेंट, है ना, तो ये वाला एक दे सकते हो। और फिर दे सकते हो यूटिलिटेरियनिज्म, यहाँ बैठेगा कि ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, अब एक चीज है जो मैंने मेरे प्रिपरेशन के टाइम डी रेडिकलाइजेशन के लिए प्रिपेयर की थी, 3D अप्रोच। तो ये क्या था, 3D अप्रोच, एक था डायलॉग, ठीक है, दूसरा था डायलॉग डेवलपमेंट, और तीसरा है डिसएंगेजमेंट। तुम समझ रहे हो, इन तीनों में ना सब क्रक्स आ जाता है। तो ये तुम कहाँ पे यूज कर सकते हो, ये जो सेकंड क्वेश्चन है वहां पे यूज कर लो। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि व्हाट मेजर्स वुड यू सजेस्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग द एग्जिस्टिंग सेटअप, कि कैसा क्या करोगे जिससे नहीं होगा। तो एक तो सिक्योरिटी लेवल पे तुम अपना करोगे, जो करोगे वो लिख दो, 1 2 3 4 जो भी है थोड़ा। और फिर आता है डायलॉग। डायलॉग से क्या है, ट्रस्ट बिल्डिंग, कम्युनिटी पोलिसिंग, वही घुमा फिरा के वही सब। डेवलपमेंट में गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, ये रोजगार देना, है ना, वो सब। और डिसएंगेजमेंट मतलब काउंटर नैरेटिव, वो प्रोपोगंडा फैलाना, उनसे उस बिहेवियर से बाहर लाना उनको। तो टू टेक हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स लाइक साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, कम्युनिटी लीडर्स हैं, मीडिया, एनजीओज, इनका ही रेफरेंस देना है, अलग अलग जो रिसोर्सेज पॉसिबल है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अप्रोच करना है। एक ब्रॉड अप्रोच बताया मैंने, एग्जैक्ट आंसर सबका अलग होगा, है ना, और आइडियल आंसर देना है नहीं। एक ब्रॉड पैटर्न समझो क्या करना है, फिर हम जितनी केस स्टडीज करेंगे उतना अच्छा आंसर आते जाएगा। कोई डाउट है अभी? डेटा प्रोटेक्शन लॉस के बारे में लिख सकते हैं। अब डेटा का इतना नहीं दिया है यहाँ, तो डेटा अब जो नीचे दिया है ना, डेटा का एक केस स्टडी है, वहां तो सीधा सीधा है ना डेटा का रेफरेंस। डेटा की केस स्टडी है, आई गेस लास्ट केस स्टडी है, डेटा एथिक्स एंड ड्रग एथिक्स ऐसा कुछ है। हाउ कैन डेटा एथिक्स एंड ड्रग एथिक्स, हाँ वहां दे सकते हो। यहाँ पे कौन सा एक्ट लिख सकते हो तुम, टेररिस्ट वाला, यूएपीए, या फिर एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, ये इनका रेफरेंस दे सकते हो यहाँ। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, आईटी एक्ट लिख सकते हैं यहाँ, क्योंकि वो कंटेंट जो है, आईटी रूल्स जो है ना, इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस, आईटी रूल्स अभी आए हैं 2 साल पहले, उसका रेफरेंस दे सकते हैं। अब देखो, एक सरफरोश मूवी अगर देखा है तुमने, ठीक है, सरफरोश मूवी अगर देखा है, तो सरफरोश मूवी का रेफरेंस दे सकते हो कि सरफरोश मूवी में क्या दिखाया है, कि ऐसा नहीं कि सारे मुस्लिम्स खराब है ना, पेट्रियोटिक है वगैरह वगैरह, ऐसे दे सकते हो। ऐसे अलग अलग चीजों के रेफरेंसेस, वाटर वाले में भी कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई बुक, है ना, वो दे सकते हैं। इसके स्टडी में कंक्लूजन क्या होगा, तो कंक्लूजन ये होगा कि एक एज अ सीनियर पुलिस ऑफिसर मेरा रोल है कि एक अनबायस्ड तरीके से उस कम्युनिटी को देखना, उनको मेन स्ट्रीम में ले आना, फर्स्ट सेकंड, मतलब ये, अगर मैं अनबायस्ड तरीके से देखता हूँ, प्लस उनको डेवलपमेंट वाले एवेन्यूज पहुंचाता हूँ, मेन स्ट्रीम में ले आता हूँ, तो सबका साथ सबका विकास वो वाला चिपका दो। तो
मतलब जो जनरिक है ना वही करना है। अब सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास मिलेगा तो ऐसे सब होगा ही नहीं। तो ये लिख सकते हैं, समझ रहे हो? तो इट्स वो बहुत मतलब क्या क्या टाइप के कंक्लूजन्स हो सकते हैं, इंट्रो हो सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे तब और क्लियर होगा। लेकिन अब ये प्रिपरेशन की बात है ना। और इंट्रोडक्शन कंक्लूजन उतना भी चैलेंजिंग नहीं है, बस हम उतने हम ना स्टार्ट करते टाइम ब्लैंक ही होते हैं, प्लान्ड ही नहीं होते अलग अलग सब्जेक्ट्स में करना क्या है पता है। और रेडी है तो बहुत इजी हो जाएगा वो। धीरे धीरे उस पे हर सब्जेक्ट में बात करेंगे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पे। क्वेश्चंसला या क्वेश्चन मध्ये कुठल्या क्वेश्चंसला देखो, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन से क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अब देखो स्मार्टनेस क्या है, मेरे पास कितना कंटेंट है और वो कैसे डिवाइड करूं सब जगह, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक ही जगह सब अगर कंटेंट लिख दूं तो नहीं चलेगा। ठीक है, अब मेरे पास वो 3D वाला था तो ये सेकंड क्वेश्चन एड्रेस हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन तो बस क्या है, एनहांस इंटेलिजेंस गैदरिंग। अब इंटेलिजेंस जिस जिस तरीके से आ सकता है, जो मुझे पता है सब चिपका दो। हर चीज मुझे जितना पता है इंटेलिजेंस आता कैसे है वो हर चीज चिपका दो। ग्लोबल एजेंसीज हैं, है ना, तुम्हारी लोकल एजेंसीज है, तुम सीनियर हो तो लोकल एजेंसीज है, फिर साइबर इंटेलिजेंस वाला है, फिर लोग हैं उस कम्युनिटी के। तो वो लिखना है उसमें बस। तो इम्पोर्टेंस ना फर्स्ट और सेकंड को ज्यादा है ना। थर्ड में वो बस नॉलेज चेक कर रहे हैं सॉर्ट ऑफ, क्या एक्शन प्लान है, ताकि ज्यादा इंफॉर्मेशन आएगी। ये भी दे सकते हो कि पुलिस इन सिविलियन यूनिफॉर्म्स, है ना, सिविलियन यूनिफॉर्म्स में भेजेंगे पुलिस को। ठीक है, अब ये एक्सट्रीम हो जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन उस कम्युनिटी के पुलिस ऑफिसर्स है ना, उनको पुश करेंगे। क्यों, लोग उनसे थोड़ा खुल के बात कर पाएंगे इंटेलिजेंस के रिलेटेड कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। समझ रहे हो? तो ये अब मुझे नहीं पता ये कितना सही लगेगा लिखने में। मैं तो लिख देता, क्यों, क्योंकि ये होता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल है। और तुम क्यों ऐसे इसको कैसे बोलोगे कि ट्रस्ट बिल्डिंग और ये सब दे दोगे कि इसके लिए उस कम्युनिटी के ऑफिसर को भी हम है ना एक पुश करेंगे ऐसा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेट से मेरे पास 3.5 पेजेस है, ऐसे बताता हूँ चलो। तो मेरा 1.5 पेज जाएगा सेकंड क्वेश्चन पे, और 1 पेज जाएगा फर्स्ट पे, और पौना या 1 पेज जाएगा थर्ड पे। एक डेढ़ डिपेंड करता है मेरे पास सी के कितने आर्गुमेंट्स है। वो ए और बी मेरे लिए इजी था थोड़ा लिखने के लिए। सी जो है एडिशनल इंटेलिजेंस गैदरिंग, तो यही मैंने सब बताया, ये जितने जगह में होगा वैसे उस तरीके से लिखूंगा मैं। ठीक है, और इसमें तुम माइनॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूशन ये सब बीच बीच में डाल सकते हो। ठीक है, डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक वैल्यूज वगैरह भी लिखना है, लिख सकते हैं। टेररिस्ट ग्रुप्स के नाम लिख सकते हो अलग अलग, जो अक्रॉस द मतलब वर्ल्ड है। इंडिया, लश्कर ए तैयबा, है ना, जैश ए मोहम्मद, ये इन सब का लिख सकते हो अलग अलग इसका। ठीक है, तो स्पेसिफिक हो जाएगा आंसर थोड़ा। और कोई डाउट है? ठीक है, रुक सकते हैं, काफी टाइम भी हो गया है तो। और जब ब्रेनस्टॉर्म जितने करते जाएंगे तो क्लैरिटी आएगी। ठीक है, यस, रुकते हैं फिर यहाँ पे। अब केस स्टडी लिखना चालू कर दो सब लोग। तो हम जो सेशंस लेंगे उनका काफी मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज हेल्प होगी। ठीक है, चलो, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।